हिस्टोलॉजी सेक्शन में सबसे पहले हम एपिथेलियम से शुरुआत कर रहे हैं। एपिथेलियम हमारे पास हो सकता है सिंपल एपिथेलियम जिसमें कि एक ही सेल लेयर होती है और स्ट्रेटिफाइड मतलब कि मल्टी लेयर जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। सिंपल एपिथेलियम में भी स्क्वैमस होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, कॉलमनार होते हैं। अगर आप स्क्वैमस कह रहे हैं तो फ्लैट सेल विद फ्लैट न्यूक्लियस, जैसे आप देख सकते हैं फ्लैट सेल विद फ्लैट न्यूक्लियस, खासकर न्यूक्लियस की तरफ आप ध्यान दें तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। न्यूक्लियस कभी कभी ग्लोबुलर भी हो सकता है। अगर हम सिंपल स्क्वैमस की बात कर रहे हैं तो ये आपको मिलता है लूप ऑफ हेनले में, जहां पर कि फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या कि टाइप 1 न्यूमोसाइट है लंग अलविलाई, जहां पर रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के पर्पज से ये एपिथेलियम आपको मिल सकता है। कैपिलरी एंडोथेलियम में भी ये आपको मिलेगा। अगर आप बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबॉइडल की तो फर्क किया गया कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल स्फेरिकल हो जाता है और हाइट सेल की ब्रेथ के बराबर है, और जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर खासा साइटोप्लाज्म आपको मिल रहा है। कंपेयर करें स्क्वैमस से, वहां बहुत कम साइटोप्लाज्म होता था। तो इस तरह का जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, एक एग्जांपल आप थायराइड फॉलिकल ले सकते हैं, सिक्रीशन काम आ रहा है, एयर अब्जॉर्प्शन के भी काम करता है, जैसे कि पीसीटी और डीसीटी नेफ्रॉन में, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिब्यूल या डिस्टल कन्वर्टिब्यूल नेफ्रॉन में। और अगर कॉलमनार कह रहे हैं तो नाम बता रहा है कि हाइट जो है वो ब्रेथ से ज्यादा हो जाती है, ओवल बेसल न्यूक्लियस है, हाइट जो है ब्रेथ से ज्यादा है, ओवल बेसल न्यूक्लियस है, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो कॉलमनार एपिथेलियम है। और अगर आप बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आप ले लीजिए, और अगर दूसरी जगह आप देखें तो स्टमक हो, इंटेस्टीन हो, वहां पर ये मिलता है। ये ना केवल सिक्रीशन का काम करता है बल्कि एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। अब मल्टीलेयर्ड की बात करें, स्ट्रेटिफाइड, तो इसमें देखेंगे कि ये दो तो स्ट्रेटिफाइड है, मल्टीलेयर्ड है, लेकिन यहाँ पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। ये क्या है हम देख लेते हैं पहले। जो नॉर्मल है तो यहाँ पर बेसल मेम्ब्रेन है, और आप देखेंगे कि पहले कॉलमनार सेल थे, फिर क्यूबॉइडल सेल थे, और टॉप में आ गए स्क्वैमस सेल, और वही नाम देते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। कभी कभी इनके पास केराटिन होता है जो कि स्किन में मिलता है, ड्राई रखता है केराटिन, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम विद केराटिन। कई बार केराटिन नहीं होता है तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें जो टॉप मोस्ट सेल है वो लिविंग सेल होते हैं, डेड नहीं होते, क्योंकि स्किन में तो टॉप मोस्ट सेल्स डेड होते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम में। अब यहाँ लिविंग सेल्स के साथ जो ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है मिलता है, क्योंकि वेट सरफेस है तो केराटिन नहीं चाहिए, जैसे कि ईसोफेगस हो गया या वजाइना हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसल सेल तो कॉलमनार थे, बीच में ये क्यूबॉइडल थे, और टॉप मोस्ट सेल जो हैं वो है स्क्वैमस। फ्लैट सेल विद फ्लैट न्यूक्लियस या ग्लोबुलर न्यूक्लियस भी है, तो साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है न्यूक्लियस के ऊपर। अब यहाँ पर आते हैं तो फिर से हमें दिख रहा है कि बेसल मेम्ब्रेन है और कॉलमनार सेल है, बीच में क्यूबॉइडल है, लेकिन टॉप मोस्ट सेल फ्लैट नहीं है, वो एक मोटा सा सेल या डोम शेप सेल, अम्ब्रेला शेप सेल है। इसी को आप लो पावर में यहाँ देखें और उसको मैग्नीफाई कर लें तो आपको देखिएगा कई बार इनके पास दो दो न्यूक्लियाई भी होते हैं। ये अम्ब्रेला शेप सेल है या कि डोम शेप सेल है। यहाँ बेसल मेम्ब्रेन ले लीजिए, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि टॉप में बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे सेल हैं, और ये स्ट्रेचेबल भी होते हैं। और ये जो है यूरोथीलियम है, तो यूरोथीलियम आपको मिलेगा जैसे यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा में, या शुरुआत हो जाती है जैसे माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, और रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, तो वहां यूरोथीलियम आपको मिलेगा। अगर आप बात करें इसकी तो ये सूडो सर्टिफाइड है। यहाँ पर आपको लगता है कि मल्टी लेयर्ड है, लेकिन है नहीं, क्योंकि हर सेल जो है वो बेसल मेम्ब्रेन को टच करता है। तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूक्लियाई होने के कारण ये मल्टीलेयर्ड की अपीयरेंस जरूर दे रहा है, लेकिन ये मल्टीलेयर्ड है नहीं, सूडो सर्टिफाइड। और इसमें आप देख रहे हैं कि सीलिया भी है, तो सीलिया जो है थ्रेड लाइक प्रोसेस होते हैं, और ये मूव करते हैं जैसे म्यूकोसिलरी क्लियरेंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो जो भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, उसको म्यूकस में आप ट्रैप कर लीजिए, बाहर भेज दीजिए, तो सीलिया की जरूरत होती है। और यहाँ भी देखें मल्टीपल लेवल ऑफ न्यूक्लियाई हैं, डिफरेंट हाइट है सेल की, तो डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूक्लियाई हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम इसको आप कह सकते हैं। अब जैसे आप आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आया था नीट पीजी 24-25 में कि वो पूछ रहा है लोकेशन कहाँ है इस एपिथेलियम की। इस एपिथेलियम में आपने इमीडिएटली देखा ये है बेसल मेम्ब्रेन और मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है, लेकिन टॉप मोस्ट सेल्स जो हैं वो आप देखें कितने बड़े बड़े सेल हैं, और इनके साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के ऊपर काफी ज्यादा है। तो ये स्क्वैमस सेल तो नहीं है, स्क्वैमस सेल नहीं है, और डोम शेप अम्ब्रेला शेप से, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, या आप इसको ट्रांजिशनल कह लें या यूरोथीलियम कह लें, क्योंकि यूरिनरी एपिथेलियम है, ये आपको मिलेगा यूरेटर में। अब आपने अपना आंसर लगा दिया यूरेटर, तो ईसोफेगस क्यों नहीं? ईसोफेगस अगर होता तो
टॉप मोस्ट सेल जो है फ्लैट सेल विद फ्लैट न्यूक्लियस होता, जैसे कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता, और इसोफेगस में ये नॉन कैटिनाइज होता है। अगर आप बात करते हैं डोडिनम की, तो डोडिनम में बेसल मेम्ब्रेन है और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं, जैसे हमने कहा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टीन या लार्ज इंटेस्टीन में भी कॉलमनार सेल होते हैं, और वो तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, ये तो मल्टी लेयर्ड है। तो फिर यूरेटर आंसर है, हाँ यूरेटर है क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। तो ट्रेकिया क्यों नहीं आंसर? ट्रेकिया अगर होता तो स्यूडो सर्टिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल होता, जो कि नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे। ये ट्रेकिया में ब्रोंकस में इस तरह का एपिथेलियम मिलता है, ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा। तो हमसे पूछा गया कि लोकेशन बताओ, ये यूरोथेलियम है, तो आंसर रहेगा यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह का एपिथेलियम आपको मिलता है ट्रेकिया या ब्रोंकस में। ये स्यूडो सर्टिफाइड है, सिलिएटेड है, कॉलमनार एपिथेलियम है विद गॉबलेट सेल। तो यहाँ पर सीलिया मिल रहा है आपको, और ये जो एम्प्टी लुकिंग सेल होते हैं जहाँ पे ये वॉश्ड आउट अपीयरेंस आती है, गॉबलेट सेल हैं, और मल्टीपल लेवल ऑफ न्यूक्लियाई हैं, तो स्यूडो सर्टिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल। तो ये आपको ट्रेकिया ब्रोंकस से मिलेगा, ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो सरफेस प्रोजेक्शन है ये कहाँ नहीं होते, कहाँ नहीं होते, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एपेंडाइमा जो है वो सेंट्रल कैनाल या ब्रेन की वेंट्रिकल्स को लाइन करती है, सीएसएफ को मूव करती है, वहाँ सीलिया चाहिए है, यहाँ तो होगा। तो वेस्ट रेफरेंस हमारा आंसर हो गया। एब्सेंट कह रहा है तो वेस्ट रेफरेंस हो गया। वेस्ट रेफरेंस हो, एपिडेमिस हो, वहां पर सीलिया नहीं होते, वहां पर लंबे लंबे माइक्रोविलाई होते हैं, और उन लंबे माइक्रोविलाई को हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं। तो स्टीरियोसीलिया आपको मिलेंगे वेस्ट रेफरेंस में, एपिडेमिस में, और वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को। उनका काम सीलिया वाला नहीं है, मोटाइल नहीं है। तो कहने का मतलब कि एब्सेंट में ये आंसर लगा दें, हाँ वहाँ सीलिया नहीं स्टीरियोसीलिया होते हैं। तो ओविडक्ट, ये यूट्राइन ट्यूब में, ओविडक्ट में या फिलिपिन ट्यूब में हमें सीलिया चाहिए होते हैं, क्योंकि वही सीलिया जो है वो मूव करते हैं कंसेप्टर्स को यूट्रस की तरफ, और इम्प्लांटेशन जो यूट्रस में होनी चाहिए, अगर वो यूट्राइन ट्यूब में भी हो जाता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे कि कार्टाजेनर सिंड्रोम। कार्टाजेनर सिंड्रोम, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, सीलिया मूव नहीं कर रहा, तो बेबी जो है यूट्राइन ट्यूब में रह गया और एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन गई, और फर्टिलिटी कम हो जाती है। कार्टाजेनर सिंड्रोम, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम। तो यहाँ पर आपसे एब्सेंट पूछा गया था, आपने आंसर जो है अपना वेस्ट रेफरेंस लगा दिया है, क्योंकि वहाँ सीलिया नहीं स्टीरियोसीलिया है। ओविडक्ट में तो मिलता ही है, एपेंडाइमा में मिलता है, ब्रोंकस में हम ऑलरेडी कह चुके हैं, ये तो है ही ब्रोंकस का स्पेसिमेन, या ट्रेकिया का भी हो सकता है। यहाँ पर म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस हमें चाहिए है। कार्टाजेनर सिंड्रोम में क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाएगी, और सीलिया मूव नहीं कर रहा, तो आप म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस यानी डस्ट है, बैक्टीरिया है, वो रह जाता है यहीं पे, सीलिया काम ही नहीं कर रहा। तो हमसे अगर पूछा जाए कि कहाँ नहीं है, वो है वेस्ट रेफरेंस। अब इस क्वेश्चन में एनआईसीटी नवंबर 21 में पूछा गया था कि रॉन्गली मैच कहाँ है। ए जो है हमें दिख रहा है सीलिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और बी जो है हमें दिख रहा है एम्प्टी लुकिंग सेल, गॉबलेट सेल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और सी जो है मल्टीपल लेवल ऑफ न्यूक्लियाई हैं, स्यूडो सर्टिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम है, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए हमसे पूछा गया था कि रॉन्गली मैच्ड, तो हमने अपना आंसर लगा दिया है लमाइना प्रोप्रिया, क्योंकि मार्कर डी जो है जहां पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को लमाइना प्रोप्रिया कहा जा रहा है, गलत हो गया, यही आंसर है। लमाइना प्रोप्रिया तो ये रहा जहां पे होता है सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। अब बात की जाएगी ग्लैंड्स की, और ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन में हम उसे बांटते हैं मीरोक्राइन, एपोक्राइन, और तीसरा होलोक्राइन वैरायटी में। सबसे पहले हम देख रहे हैं ये सेल जो कि सिक्रीट कर रहा है, और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये सिक्रीशन दे रहा है। देयर इज नो लॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का कोई लॉस नहीं होता। तो इस तरह के सिक्रीशन को हम कहते हैं मीरोक्राइन सिक्रीशन। मीरोक्राइन को हम कंपेयर करेंगे यहाँ एपोक्राइन सिक्रीशन से, और बाद में हम देखेंगे होलोक्राइन सिक्रीशन को भी। लेकिन जो मीरोक्राइन सिक्रीशन है, अगर स्वेट ग्लैंड स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं, उसका दूसरा नाम हो जाता है एक्राइन। अब एक्राइन हो चाहे मीरोक्राइन हो, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लुमेन है इनका, वो कंपैरेटिवली छोटा होता है और स्मूथ लाइनिंग होती है, क्योंकि लॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन नहीं है। इसको आप कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर जो एपोक्राइन वैरायटी से है, क्योंकि एपोक्राइन वैरायटी में लुमेन हो जाता है बड़ा, और स्मूथ लाइनिंग नहीं होती, क्योंकि जो एपाइकल सेल मेम्ब्रेन है वो लूज हो जाती है और सिक्रीशन को कवर करती है। मैं रिपीट करता हूं कि अगर आप बात कर रहे हैं एपोक्राइन की, तो वो डिफरेंट कैसे होगा। एपोक्राइन जो है उसमें सेल आप देख रहे हैं, उसका एपाइकल पोर्शन टूट गया और उसने कवर कर लिया है सिक्रीशन को, और क्योंकि एपाइकल सेल मेम्ब्रेन की
लॉस हो रही है और वो सिक्रेशन को कवर कर रहा है। आप देखेंगे कि जो ल्यूमेन है, एक तो वो बड़ा है, कंपेयर करें अगर मीरोक्राइन से, वो एपोक्राइन का ल्यूमेन बड़ा है और स्मूथ लाइनिंग नहीं होती क्योंकि लॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो रही है और ब्लेब्स बन जाते हैं और वो सिक्रेशन को कवर कर रहे होते हैं। तो इस तरह का ग्लैंड जो है, जो एपोक्राइन आप कह रहे हैं, कहाँ मिलेगा? देखिए, मैमरी ग्लैंड अगर वो सिक्रीट कर रहा है लिपिड मिल्क में, तो वो एपोक्राइन वैरायटी ऑफ सिक्रीशन है। और दूसरे एग्जांपल अगर आप देखें एपोक्राइन के, तो एपोक्राइन ग्लैंड मोस्टली तो मिलते हैं जहां हेयर फॉलिकल होते हैं, जैसे एक्जिला हो गया, पेरिनिपल एरिया हो गया, पेरिजेनिटल एरिया, पेरिएनल एरिया। तो पेरिनियम में भी जहां हेयर फॉलिकल्स उसके साथ में, और इसकी सिक्रीशन जो है वो प्यूबर्टी के बाद ही ज़्यादा इंप्रूव होती है, सिक्रीशन बढ़ती है और हेयर फॉलिकल वाले एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं एपोक्राइन। बड़े ही रेयर टाइप के हैं क्योंकि मोस्टली जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो होते हैं मीरोक्राइन वैरायटी, या सलाइवरी ग्लैंड भी आप ले लें, जैसे पैरोटिड ग्लैंड है, तो पैरोटिड ग्लैंड भी यहाँ पर जो सिक्रीशन दे रहा है वो मीरोक्राइन वैरायटी से दे रहा है। तो हमने यहाँ कंपेयर किया मीरोक्राइन और एपोक्राइन को। हम फिर से एक डायग्राम में उसे देखेंगे, मगर यहाँ अगर हेयर फॉलिकल को देखा जाए, उसके साथ में है सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड जो है होलोक्राइन है, होल ऑफ द सेल इज लॉस्ट इन बिकम्स द सिक्रीशन। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि सेल जो है उसकी मेम्ब्रेन भी टूट गई, गोल्गी बॉडी टूट जाएगी, न्यूक्लियस टूट जाएगा और सारा का सारा सेल ही टूट जाएगा और सिक्रेशन बन जाएगा, जैसे सिबेशियस ग्लैंड हेयर फॉलिकल में। यहाँ पर हमने हेयर फॉलिकल और सिबेशियस ग्लैंड को मैग्नीफाई किया हुआ है। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है स्किन का, जो कि हेयर फॉलिकल के साथ भी नीचे को आ रहा है, और साथ में ये है जो सिबेशियस ग्लैंड है। तो सिबेशियस ग्लैंड जो यहाँ दिखा रहे हैं उसको हमने फिर और ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया है। यहाँ पर ये रही हेयर फॉलिकल और ये रहा सिबेशियस ग्लैंड। इसमें आप देखेंगे कि जो पेरिफेरी के सेल होते हैं उनमें इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनेलीज इंटैक्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो डक्ट की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर सारे के सारे सेल टूट गए और उनका बन गया सीबम, सिबेशियस ग्लैंड। और ये जो सिबेशियस ग्लैंड डक्ट के साथ बाहर स्किन में आता है और लुब्रिकेट करता है स्किन को, तो ये होलोक्राइन वैरायटी है। अब जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं एक्राइन को फिर से एपोक्राइन से, हमने कहा कि एक्राइन ग्लैंड हमें जैसे मिल रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड हो गया, या फिर अगर आप मोस्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड देखेंगे तो एक्राइन ही होते हैं। मीरोक्राइन और एक्राइन एक ही नाम है। एक्राइन टर्म जो है स्पेसिफिकली स्वेट ग्लैंड के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखें। तो मीरोक्राइन वैरायटी ही हुई क्योंकि इनमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन का लॉस नहीं होता। अब इसको अगर एपोक्राइन से हम कंपेयर करते हैं तो एपोक्राइन में एपाइकल सेल मेम्ब्रेन लूज हो जाती है और सिक्रेशन को कवर करती है, लेकिन हिस्टोलॉजिकली आप इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हमने ये भी कहा कि एपोक्राइन जो है रेयर टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड है और बड़े कम जगह पे मिलते हैं। जैसे कि अगर मेमरी ग्लैंड सिक्रेट कर रहा है लिपिड, तो आप एपोक्राइन वैरायटी ऑफ स्वेट ग्लैंड कह सकते हैं, या कि स्वेट ग्लैंड एक्जिला में, पेरिनिपल, पेरिजेनिटल, पेरिएनल एरिया में। तो अगर हम एक्राइन की बात करें हिस्टोलॉजिकली, आप देखेंगे कि ल्यूमेन जो है छोटा है। हमने पहले भी कहा था ल्यूमेन जो है छोटा है, और दूसरी बात यह है कि कॉइल्ड होते हैं बहुत ज्यादा और सरफेस पर जाके सिक्रीशन करते हैं। तो ये है एक्राइन। इसको अगर आप कंपेयर करें एपोक्राइन से, पहली बात तो हेयर फॉलिकल के साथ में होते हैं मोस्टली एपोक्राइन, और दूसरी बात इनका ल्यूमेन साइज काफी बड़ा है। देखो ल्यूमेन साइज आप देखो कितना बड़ा है, इसको आप कंपेयर करो यहाँ पे एक्राइन से, तो ल्यूमेन साइज छोटा है। एक्राइन का जो ल्यूमेन साइज है छोटा है, और एपोक्राइन का जो ल्यूमेन साइज है वो बड़ा है कंपेरेटिवली। और जो उनकी सिक्रीशन है वो विस्कस होती हैं, जो एपोक्राइन है विस्कस होती है, प्यूबर्टी के बाद ही ज़्यादा ये सिक्रीट करते हैं, और हेयर फॉलिकल में सिक्रीट करते हैं, सरफेस पे नहीं करते। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों के बीच में। हमें ये जानना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे INICET नवंबर 2023 में आपसे पूछा गया एपोक्राइन ग्लैंड कहाँ मिलते हैं। बहुत ही रेयरली मिलते हैं, हाँ रेयरली मिलते हैं, लेकिन कहाँ मिलते हैं, और इसलिए हमने आंसर लगा दिया एक्जिला। एक्जिला हो, पेरिनिपल हो, पेरिनियल रीजन हो, चाहे यूरेथ्रा, वजाइना या एनस की ओपनिंग, उसके अराउंड हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स के साथ ही अक्सर पाए जाते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। आपने एक्जिला आंसर लगाया। तो स्कैल्प और फेस पे क्यों नहीं? फेस पे तो हमें मिलते हैं जो नॉर्मल, जैसे थर्मो रेगुलेशन के लिए होते हैं, एक्राइन ग्लैंड मिलेंगे, या कि साथ में आपको मिलेंगे जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं। यहाँ पर एपोक्राइन वैरायटी तो नहीं है, तो फिर स्कैल्प में भी वही सिबेशियस ग्लैंड होंगे और जो एक्राइन वैरायटी होंगे, क्योंकि स्वेट निकलता है और साथ में जो मॉइस्टनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, साथ में लुब्रिकेशन चाहिए, तो सिबेशियस ग्लैंड है। लेकिन यहाँ पर एपोक्राइन वैरायटी तो नहीं है। तो फिर पाम और सोल ले लीजिए, यहाँ पे हेयर फॉलिकल है ही नहीं, तो एपोक्राइन कैसे होंगे? और
यहाँ पर भी थर्मोरेगुलेशन के लिए थिन वाटरी सिक्रीशन आता है। ये मीरोक्राइन या एक्राइन टाइप के ग्लैंड है, एपोक्राइन नहीं है। एपोक्राइन केवल यहाँ चॉइस नंबर सी ही आपका बेहतर आंसर रहेगा। अब यहाँ एनआईसीटी नवंबर 2024 में पूछा गया, आइडेंटिफाई करो कौन से ग्लैंड हैं एरोमार्क रीजन में। यहाँ पर आप देखते हैं मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन, एक्राइन नाम दिया गया। असल में मीरोक्राइन जो है इसी का दूसरा नाम एक्राइन है। अगर आप स्वेट ग्लैंड की बात करें तो ये तो नहीं ही आंसर है, क्योंकि दो आंसर कैसे हो सकते हैं। और होलोक्राइन भी नहीं है, क्योंकि होलोक्राइन पे मार्कर यहाँ होता या यहाँ होता, ये जो सीबेशियस ग्लैंड है हेयर फॉलिकल के साथ, तो वो होंगे। तो कहने का मतलब कि आंसर जो है एपोक्राइन ही होगा। क्यों एपोक्राइन होगा? देखिए ल्यूमेन कितना बड़ा है, ल्यूमेन कितना बड़ा है, और साथ में ये हम देख रहे हैं कि हेयर फॉलिकल के साथ में है। तो एपोक्राइन ग्लैंड जो है जिसको आप आंसर लगा रहे हैं, एक तो बड़ा ल्यूमेन हो गया, दूसरा हेयर फॉलिकल के साथ है। इनके जो सिक्रेशन होते हैं वो सीबेशियस ग्लैंड के सिक्रेशन के साथ ही जाते हैं, और सीबेशियस ग्लैंड के सिक्रेशन के साथ जब जाते हैं तो सरफेस पे नहीं खुलते, ये हेयर फॉलिकल के डक्ट में खुल जा रहे हैं। और एपोक्राइन लार्ज ल्यूमेन और साथ में सिक्रेशन हेयर फॉलिकल के साथ आ रहा है। तो ये जो है प्यूबर्टी के बाद ही ज़्यादा काम करने लगते हैं, खासकर कि एक्जिला में हो गए, या कि पेरिनिपल हो गए, या कि पेरिनियल रीजन में हो गए। ये हमने कहा था, तो हमें अपना आंसर रखना है एपोक्राइन ग्लैंड। और यहाँ पर अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सीरस ग्लैंड की, म्यूसिनस ग्लैंड की, मतलब कि सीरस है या म्यूसिनस है, ये भी एक क्लासिफिकेशन होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एम्प्टी लुकिंग सेल होंगे, एम्प्टी लुकिंग सेल, और ये जितने भी लाइटली स्टेन है, वॉश्ड आउट अपीयरेंस है, ये है म्यूसिनस एसएनआई। और म्यूसिनस एसएनआई जो है वो यहाँ पर भी दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि उनकी सिक्रीशन म्यूकस टाइप की है, और वो न्यूक्लियस को पुश कर देते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरी। होते तो कॉलमनार है, लेकिन ये न्यूक्लियस जो है पेरिफेरी की तरफ पुश होता है, थोड़ा फ्लैट सा हो जाता है, क्योंकि इतने सारा सेल भरा हुआ है म्यूकस से, उसने पुश कर दिया है न्यूक्लियस को बाहर की तरफ। कॉलमनार सेल, लेकिन बेसली प्लेस न्यूक्लियस। अब ये जो बाकी के डार्कली स्टेन हैं, ये है सीरस एसएनआई। और सीरस एसएनआई में भी वो कह रहा है कि जो सिक्रीशन आ रही है वो भी पुश कर देती है न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ, लेकिन वो होते हैं क्यूबॉइडल सेल। तो जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल होता है, उसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सीरस सेल है और स्फेरिकल न्यूक्लियस होते हैं इनके पास, और वो भी पेरिफेरी की तरफ पुश हो रहे हैं, क्योंकि सिक्रीशन है, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स यहाँ पर हैं, और ये भी सीरस एसएनआई आप देख पा रहे हैं। तो सीरस ये रहा, म्यूसिनस ये रहा। यहाँ पर आपने देखा कि म्यूसिनस बहुत सारे हैं और साथ में सीरस भी हैं। तो यहाँ पे डक्ट भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिमन है, और ये क्यूबॉइडल सेल्स लाइन कर रहे हैं डक्ट को। ये भी एक डक्ट ही है, डक्ट की अपीयरेंस अलग आती है। तो यहाँ पे डक्ट्स भी दिख रहे हैं आपको। ये क्या चीज हम देख रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पर मिक्स टाइप के ग्लैंड हो गए, क्योंकि सीरस और म्यूसिनस दोनों हैं। और ये हो गया आपका सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। अब सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड हो तो मिक्स सलाइवरी ग्लैंड है, और इसमें सीरस भी होते हैं और म्यूसिनस भी होते हैं। अगर पैरोटिड कहें तो मोस्टली सीरस ही होते हैं, प्रीडोमिनेटली सीरस होता है। और अगर सबलिंगुअल कहें तो मोस्टली म्यूसिनस होगा। तो अगर आप पैरोटिड की बात करें प्योरली सीरस, अगर आप बात करें सबमैंडिबुलर की तो मिक्स्ड है, सीरस प्लस म्यूसिनस, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड का ही स्पेसिमेन है। अगर सबलिंगुअल कह रहे हैं तो मोस्टली ये म्यूसिनस है और थोड़े बहुत सीरस आते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरस डेमिल्यून। सीरस डेमिल्यून क्या होता है कि एक म्यूसिनस एसाइनाइस होगा, और जिसके अंदर की ये ल्यूमेन है, इसके अंदर सारी म्यूसिनस सिक्रीशन है। इसके सर पे एक टोपी की तरह सीरस डेमिल्यून जो है एक टोपी की तरह सीरस ग्लैंड जो है बैठ जाता है। ये एक आर्टिफैक्ट है, जब हम प्रिपेयर करते हैं स्लाइड को तब ये दिखता है। इसमें अगर आप देखना चाहें, इसमें जो आप हिस्टोलॉजिकली, तो हिस्टोलॉजिकली आप देखेंगे कि ये जैसे एक म्यूसिनस सीरस ग्लैंड का टोपी लेके बैठा हुआ है, ये टोपी है। तो सीरस डेमिल्यून यहाँ पर हो गया, और ये म्यूसिनस एसाइनस यहाँ पे हो गया, इस तरह से। तो यही चीज आप मान के चलें कि हमने यहाँ पर मैग्नीफाई कर रखी है, ये ही डायग्राम यहाँ पे हमारा दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, और आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन में। ये एनआईसीटी में 2026 का क्वेश्चन था। तो हम देखेंगे बहुत सारे एम्प्टी लुकिंग एसाइनाइज मिल रहे हैं हमें। तो अगर इतने एसाइनाई हैं और एम्प्टी लुकिंग हैं, तो ये तो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड हो गया। थोड़े बहुत आपको सीरस भी यहाँ मिलेंगे। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा आप मैग्नीफाई करेंगे तो आपको फिर से सीरस डेमिल्यून मिलेंगे। तो ये म्यूसिनस एसाइनस है, सीरस डेमिल्यून हो गया। ये म्यूसिनस एसाइनस है, सीरस डेमिल्यून हो गया। ये म्यूसिनस एसाइनस है, यहाँ पे सीरस डेमिल्यून हो गया, या सीरस डेमिल्यून हो गया। तो ये सीरस डेमिल्यून तो यहाँ भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे म्यूसिनस
साइनस हैं, तो ये सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है। अगर आप इसको सबमैंडिबुलर से सेपरेट करना चाहेंगे तो सबमैंडिबुलर में सीरस और म्यूसिनस दोनों बराबर के ही होते हैं, मिक्स्ड होता है, ये मिक्स्ड है। और यहाँ पे तो प्रीडोमिनेटली ये म्यूसिनस है, तो ये सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है। अब आपने कहा कि ये सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, ये हमने मान लिया, मगर ये लीवर क्यों नहीं है? लीवर में तो आपको सेंट्रल वेन मिलेगी और रेडिएटिंग जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो मिलेंगे, या पोर्टल क्लोराइड मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर पेनक्रियास, पेनक्रियास में सीरस एसाइनाई होते हैं, उसके अंदर म्यूसिनस नहीं होते, और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी मिलेंगे जो यहाँ नहीं दिख रहे। तो थायराइड ग्लैंड क्यों नहीं है? थायराइड ग्लैंड अगर होता तो उसके अंदर थायराइड फॉलिकल होते, क्यूबाइडल सेल की लाइनिंग होती, बीच में थायरोग्लोबुलिन होता, और पैराफोलिकुलर सी सेल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर तो ये सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है, बहुत सारे म्यूसिनस एसाइनाई हैं, बीच में सीरस डेमिल्यून, और यहाँ पे सीरस डेमिल्यून भी हमें दिख रहे हैं। तो ये जो है चॉइस नंबर डी ही आंसर रहेगा। अब हमने बात करी थी कि पेनक्रियास क्यों नहीं है? पेनक्रियास में ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल होगा, ग्लूकागोन देगा, और बीटा सेल होगा वो इंसुलिन देगा, और डेल्टा सेल होगा वो आपको सोमेटोस्टैटिन देगा। और ये भी देखें कि जो इनके अंदर डेल्टा सेल होंगे सोमेटोस्टैटिन, वो पैराक्राइन इफेक्ट के द्वारा अल्फा और बीटा सेल को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि उनकी सिक्रेशन को कम कर देते हैं। तो अगर डेल्टा सेल काम कर रहा है तो वो इंसुलिन की सिक्रेशन कम कर देगा बीटा सेल से, या वो सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन कम कर देगा अल्फा सेल से। ये पैराक्राइन इफेक्ट होता है, लोकल होमोस्टैसिस कह सकते हैं हार्मोन के लिए। तो डक्ट किस लिए? क्योंकि जो पैंक्रियास है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, और उसके अंदर सीरस एसाइनाई भी होते हैं। ये जो अल्कलीन एंजाइमेटिक फ्लूइड दिया जाता है पैंक्रियास के द्वारा, वो डक्ट में दिया जाएगा, वो एक्सोक्राइन है। तो फिर एंडोक्राइन कहाँ जाएगा? ये ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, अराउंड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आपको कुछ ब्लड वेसल मिलेंगी, और ब्लड वेसल में ये अपना सिक्रेशन डालती है, एंडोक्राइन सिक्रेशन होती है इनकी। तो फिर ये क्या है? यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारे सीरस एसाइनाई दिख रहे हैं। तो सीरस एसाइनाई बहुत सारे दिख रहे हैं, तो ये क्या है? ये डक्ट्स हैं। अब सीरस एसाइनाई बहुत सारे दिख रहे हैं, डक्ट ये हैं, तो क्या है ये? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारे सीरस एसाइनाई दिखते हैं और जो डक्ट दिखते हैं। तो फिर ये पैरोटिड जो है, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे पेनक्रियास से? इसको हम डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं, पेनक्रियास में होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस तो पैरोटिड में तो नहीं मिलेंगे। अदरवाइज आप देखेंगे सीरस एसाइनाई, सीरस एसाइनाई यहाँ भी दिख रहे हैं, सीरस एसाइनाई, सीरस एसाइनाई यहाँ भी दिख रहे हैं। तो कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है और क्या ये पेनक्रियास है। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब एनआईसीटी में 2025 में पूछा गया कि कौन सा मैकेनिज्म है सेल्स का जो एरोमार्क स्ट्रक्चर में वो दूसरे नियर बाय सेल को इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ देखें, ये एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पे एरो दे दिया है, और पूछ रहे हैं कि लोकल कंट्रोल कैसे है। हमने कहा था लोकल कंट्रोल हमारा होता है पैराक्राइन से। ये यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक डेल्टा सेल है, उसने सोमेटोस्टैटिन दिया, सोमेटोस्टैटिन देकर उसने बीटा सेल का भी सिक्रीशन कम कर रहा है, और दूसरी तरफ वो ग्लूकागोन का भी सिक्रीशन कम कर रहा है, क्योंकि अल्फा सेल पे भी वो इनहिबिटरी है। तो इनहिबिटरी हो जाते हैं अल्फा बीटा सेल पर जो डेल्टा सेल है पैराक्राइन इफेक्ट से। तभी हमारा ये आंसर है। न्यूरोक्राइन आपका आंसर इसलिए नहीं होगा कि न्यूरोक्राइन के लिए आपको नर्व चाहिए होती है, और नर्व के साथ न्यूरो चाहिए होता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। और एंडोक्राइन का मतलब ये होता है कि सिक्रीशन तो आई इंसुलिन की या सोमेटोस्टैटिन की या कि आई ग्लूकागोन की, लेकिन वो ब्लड वेसल में जाएंगे, वो ब्लड वेसल में जाएंगे तब एंडोक्राइन कहलाएंगे। तो यहाँ तो ब्लड वेसल में गए ही नहीं, उन्होंने लोकली कंट्रोल किया है नियर बाय सेल को, इसलिए हमारा आंसर रहेगा पैराक्राइन। और ये क्या है? एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल। ये जो है आप जैसे गैस्ट्रुलेशन में देखते हैं, गैस्ट्रुलेशन में जो टॉप मोस्ट सेल एपिब्लास्ट होता है वो डिटैच होता है, बन जाता है एंडोडर्म, फिर वो डिटैच होता है मेसेनकाइम। जो ये मेसेनकाइम बन रहा है उसकी ही बात कर रहे हैं कि एपिथेलियल सेल जो एपिब्लास्ट था वो मेसेनकाइम में कन्वर्ट हो गया। इस तरह तो गैस्ट्रुलेशन में होता है जब मेसोडर्मल लेयर बंदी होती है, ऐसा कुछ यहाँ हो नहीं रहा। या कभी कभी ये जो कैंसर सेल है वो करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अपना आंसर पैराक्राइन रखेंगे कि डेल्टा सेल ने जो अल्फा बीटा सेल थे उनके सिग्रेशन को कम कर दिया है, और ये नियर बाय सेल को इन्फ्लुएंस कर रहा है बाय पैराक्राइन मोड। कार्टिलेज टिश्यू की बात की जाती है तो उसके अंदर होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स और साथ में कुछ फाइबर्स। अगर हाइलन कार्टिलेज है और इलास्टिक कार्टिलेज है तो टाइप 2 कोलाजन होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज में एडिशनल इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, और अगर फाइब्रो कार्टिलेज है तो बोन की तरह उसके पास टाइप 1 कोलाजन होती है कॉन्ड्रोसाइट्स के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले तो हाइलन कार्टिलेज है। हाइलन कार्टिलेज इसलिए है क्योंकि
आप देखेंगे कि इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हाइलॉस होता है, हाइलॉस मतलब ग्लासी। इसके पास हैं तो सही टाइप 2 कोलेजन, लेकिन वो दिखते नहीं है क्योंकि उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो मैट्रिक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैच करता है। और एक ऑप्टिकल इल्यूजन है कि यहाँ पर हमें कोलेजन फाइबर दिखाई नहीं देते, बनिस्बत इसके कि उसमें प्रेजेंट तो हैं लेकिन दिखेंगे नहीं। तो हाइलॉस, हाइलन कार्टिलेज, इसके पास होता है पेरिकॉन्ड्रियम दोनों तरफ, और पेरिकॉन्ड्रियम में बाहर की तरफ तो होते हैं कोलाजन फाइबर्स, लेकिन अंदर की तरफ जो है ये कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब स्टेम सेल, और बाद में ये डिवाइड करके बनाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो अक्सर एक ग्रुप में मिलते हैं, आइसोजेनस ग्रुप, सेल नेस्ट ये बनाकर चलते हैं। तो ये हाइलन कार्टिलेज जो है वो आपको मिलती है फीटल कार्टिलेज में, क्योंकि मोस्टली जो बोन्स हमारी है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से बनती हैं। फीटल कार्टिलेज ऑसिफाई हो जाती है, बोन बन जाती है। आपको ये जो हाइलन कार्टिलेज है रेस्पिरेटरी ट्यूब में मिलेगी। रेस्पिरेटरी ट्यूब में जैसे आप मान लें कि नाक से शुरू होकर चाहे लैरिंक्स हो, ट्रेकिया, ब्रोंकस हो, यहाँ पर हाइलन कार्टिलेज मिलेगी ताकि पेटेंसी मेंटेन कर सके। और हाइलन कार्टिलेज आपको कॉस्टल कार्टिलेज जो रिब के एंटीरियर एंड है वहाँ पर भी मिलती है। अब यहाँ देखें तो ये दूसरी तरह की कार्टिलेज जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। और फाइब्रो कार्टिलेज तो बहुत सारे फाइबर्स और कुछ कार्टिलेज यहाँ दिखती है आपको। आप देखेंगे कि थिक वेबी बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं, बीच में ये रोज ऑफ कॉन्डोसाइट्स हैं। तो कॉन्डोसाइट जो हैं वो एक रो सा बनाते हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन डिसाइड हो रही है उन टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स से। अल्टरनेट बैंड ऑफ कॉन्डोसाइट्स और ये कोलेजन फाइबर्स हमको मिलते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज तभी इसका नाम है। और इसके पास पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, और ये जो है आपको मिलेगी शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हुए, चाहे इंटरवर्टिबल डिस्क हो या नी मेनिस्कस हो, वहां पर ये पाई जाती है। अब जब हम तीसरी कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, ये रेयर वैरायटी ऑफ कार्टिलेज है। मोस्ट कॉमनली तो हाइलिन ही होती है, तो मोस्ट कॉमन हाइलिन है और इलास्टिक कार्टिलेज रेयर है। अब इलास्टिक कार्टिलेज की अगर आप बात कर रहे हैं जो कि रेयर वैरायटी है, तो इसको आप एग्जांपल ले ले, ई इलास्टिक कार्टिलेज, ई क्यूब। एक्सटर्नल ईयर जिसे पिना कहते हैं, फिर दूसरी होगी यूस्टेशियन ट्यूब, और तीसरी होगी एपिग्लॉटिस। यहाँ पर आपको इलास्टिक कार्टिलेज मिलेगी। इसके पास होते हैं इलास्टिक फाइबर्स, मतलब कि टाइप 2 कोलेजन तो है ही, साथ में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो डेंसली अरेंज होते हैं। एक्चुअली उन फाइबर्स को देखकर ही हम कहते हैं कि ये है इलास्टिक कार्टिलेज, क्योंकि साथ में कॉन्डोसाइट भी दिख रहे हैं। तो कॉन्डोसाइट्स हैं और कोई रो में नहीं अरेंज हो रहे या किसी बंचेस में अक्सर नहीं पाए जाते, इंडिविजुअली पाए जाते हैं। तो ये है इलास्टिक कार्टिलेज, और इसमें भी होता है पेरिकॉन्ड्रियम। बाहर की तरफ ये पेरिकॉन्ड्रियम है जिसमें कि बाहर की तरफ कोलेजन फाइबर होंगे, अंदर की तरफ होंगे कॉन्डोब्लास्ट, और कॉन्डोब्लास्ट जो हैं वो देते हैं कॉन्डोसाइट्स। और इस तरह का पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो एब्सेंट होता है अगर आप बात करते हैं फाइब्रो कार्टिलेज की। फाइब्रो कार्टिलेज में कोई भी पेरिकॉन्ड्रियम नहीं मिलता। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे नीट पीजी 2020 में पूछा गया था कि ये कौन सी कार्टिलेज है, पता करो। तो यहाँ पेरिकॉन्ड्रियम दिख गया, पेरिकॉन्ड्रियम दिख गया, तो हम और देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्रांचिंग, थिन फाइबर्स, ये डेंस अरेंजमेंट है इलास्टिक फाइबर का, और ये है इलास्टिक कार्टिलेज। यहाँ पे कॉन्डोसाइट्स हैं, कोई बंचेस या कोई रोज नहीं बनाते हुए। तो हमारा आंसर हो गया इलास्टिक कार्टिलेज ठीक है, लेकिन ये फाइब्रो कार्टिलेज क्यों नहीं है? फाइब्रो कार्टिलेज क्यों नहीं है? क्योंकि फाइब्रो कार्टिलेज में तो पेरिकॉन्ड्रियम होता ही नहीं। और दूसरी बात, अगर ये फाइब्रो कार्टिलेज आप कहते हैं तो वहाँ पर होते हैं रोज ऑफ कॉन्डोसाइट्स। तो रोज ऑफ कॉन्डोसाइट्स कहाँ दिख रहे हैं विद अल्टरनेट बैंड्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स? ऐसा तो नहीं है, तो फाइब्रो कार्टिलेज नहीं है। तो हाइलिन क्यों नहीं है? हाइलिन के पास तो होता है पेरिकॉन्ड्रियम, हाइलिन कार्टिलेज का पेरिकॉन्ड्रियम होता है, लेकिन उसमें फाइबर्स नजर नहीं आते क्योंकि जो फाइबर्स हैं कोलेजन, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मैच कर जाता है मैट्रिक्स से, तो हाइलॉस हो जाता है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन है, दिखाई नहीं देते। तो फिर ये आर्टिकुलर भी तो हाइलिन कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज भी हाइलिन कार्टिलेज होती है, इसलिए ये हाइलिन तो है ही नहीं। आर्टिकुलर कार्टिलेज में एक खास है कि उसके पास पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती। नॉर्मली हाइलिन कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होनी चाहिए, लेकिन आर्टिकुलर कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, नंबर 1। और नंबर 2, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है उसमें कुछ जोन्स होते हैं, तो वो जोन्स जो है यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रहे। एनीवे, इट इज़ नॉट आर्टिकुलर कार्टिलेज एट ऑल। तो यहाँ पे इलास्टिक फाइबर ही दिख रहे हैं हमको, तो इलास्टिक कार्टिलेज ही है। कॉन्डोसाइट्स भी हैं जो कि कोई बंचेस नहीं बना रहे, तो पेरिकॉन्ड्रियम में दिखा है, तो इलास्टिक कार्टिलेज। अब नीट पीजी 22 में आप देखें तो आपसे पूछा गया कि ये स्ट्रक्चर क्या है माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में, और नीचे दिया गया है आर्टिकुलर कार्टिलेज, नॉन आर्टिकुलर हाइलिन, या फिर फाइब्रो इलास्टिक। हम देखेंगे यहाँ पर रोज ऑफ कॉन्डोसाइट्स हैं, रोज ऑफ कॉन्डोसाइट्स हैं। तो जैसे ही आपको ये रोज ऑफ कॉन्डोसाइट दिखेंगे, वैसे ही आप बोल देंगे कि भाई ये तो फाइब्रो कार्टिलेज है। लेकिन ये
आर्टिकुलर कार्टिलेज क्यों नहीं है? आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है हाइलन कार्टिलेज ही, लेकिन विदाउट पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता। लेकिन ये हाइलन कार्टिलेज नहीं है। ये हाइलन कार्टिलेज क्यों नहीं है? ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये हाइलन कार्टिलेज होती या आर्टिकुलर कार्टिलेज होती तो इसमें जो है ये कॉन्ड्रोसाइट्स रोज में नहीं होते, वो तो बंचेस में होते हैं, आइसोजेनस ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बैठे होंगे, तब तो आप कहेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज, या कि आप उसको नॉन आर्टिकुलर कार्टिलेज भी हाइलन। ये दोनों हाइलन है। तो ये दोनों हाइलन है, दोनों फर्क सिर्फ ये है कि अगर नॉन आर्टिकुलर होती तो पेरिकॉन्ड्रियम होता, और आर्टिकुलर है तो पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है, मगर दोनों ही हाइलन है, और ये डायग्राम तो हाइलन का नहीं है। अच्छा, तो फाइब्रोकार्टिलेज का है? बिल्कुल है फाइब्रोकार्टिलेज का, आपने कह दिया। और इलास्टिक कार्टिलेज नहीं है, इलास्टिक कार्टिलेज, क्योंकि पेरिकॉन्डियम से दिखाई नहीं दे रहा। और नंबर 2, कहाँ पर है वो डेंसली अरेंज्ड? इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली रन करते हैं, ब्रांच करते हैं, और डेंसली अरेंज होते हैं, वो कहाँ है? वो नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा फाइब्रोकार्टिलेज, जो कि हमने कहा कि इंटरवर्टिबल डिस्क में मिल सकते हैं या नी मेनिस्कस में मिल सकते हैं। लिम्फोइड टिश्यू की बात की जाए तो उसके अंदर होते हैं बहुत सारे लिम्फोसाइट्स, जो कि बहुत सारे ब्लू डॉट्स की तरह दिखते हैं। ये जो हेमाटोक्सिलिन है उसको लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, और न्यूक्लियस जो है बेसोफिलिक है तो ब्लू कलर ले लेता है हेमाटोक्सिलिन, और साथ में स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है पिंक कलर का जो बाहर है। तो अगर लिम्फ नोड को आप देखें, या कि थाइमस को देखें, या कि स्प्लीन को देखें, या कि आप लिम्फ नोड को देखें, तो सब में ये ब्लू डॉट्स आपको नजर आएंगे। अब आपने कैसे कहा कि ये लिम्फ नोड है? देखिए, पहले तो लिम्फ नोड जो है बीन शेप होता है, तो पहले तो उसकी शेप है। नंबर 2, आप देखेंगे कि अंदर की तरफ एक लाइटली स्टेनिंग मेडुला होता है, और अगर बाहर की तरफ डार्कली स्टेनिंग तो कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स मेडुला तो है ही लिम्फ नोड में, साथ में एक पैराकॉर्टेक्स भी होता है। तो ये क्या है? देखिए, कॉर्टेक्स में ये आपको लिम्फेटिक नोड्यूल दिख रहे हैं, थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेते हैं, जिनमें कि अंदर की तरफ होता है जर्मिनल सेंटर। तो अंदर की तरफ जर्मिनल सेंटर होता है, पेल होता है, और बाहर की तरफ ये होता है मेंटल ज़ोन, जो कि थोड़ा-सा डार्क होता है। अब ये जो लिम्फोइड फॉलिकल आपको दिख रहे हैं, लिम्फेटिक नोड्यूल जिसको कहते हैं, ये कॉर्टेक्स में हैं। यहाँ पे होते हैं बी लिम्फोसाइट, जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी देते हैं और एंटीबॉडी बनाते हैं। लेकिन अगर आप पैराकॉर्टेक्स में देखेंगे, जो थोड़ा अंदर की तरफ है, तो पैराकॉर्टेक्स में होते हैं टी लिम्फोसाइट, और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। अब ये जो अंदर की तरफ आपको दिख रहा है, ये मेडला है, और यहाँ पे होते हैं मेडलरी लिम्फ साइनसेस। बहुत सारे लिम्फ यहाँ पे इकट्ठा होता है, क्योंकि बाहर से लिम्फ अंदर की तरफ आ रहा होता है। और यहाँ पर आपको कुछ कॉर्ड्स भी मिलेंगे, जो कॉर्ड्स हो हैं उनमें सेल्स होते हैं, चाहे वो अब जैसे बी लिम्फोसाइट थे वो प्लाज्मा सेल बन जाते हैं, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी देते हैं, तो प्लाज्मा सेल मिलेंगे आपको यहाँ पर, या मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं, जो कि मेडलरी साइनस में आपको मिलेंगे। ये लिम्फ नोड है। अब ये क्या है? ये थाइमस है। देखिए, थाइमस में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो लिम्फेटिक नोड्यूल नहीं होते। लिम्फेटिक नोड्यूल आपको अभी दिखे, जो कि लिम्फ नोड में थे। लिम्फेटिक नोड्यूल आपको दिखेंगे जो स्प्लीन में भी होंगे, और लिम्फेटिक नोड्यूल आपको दिखेंगे जो कि टॉन्सिल में भी होंगे, पैलेटाइन टॉन्सिल। तो टॉन्सिल में है, और स्प्लीन में है, और लिम्फ नोड में है, लेकिन लिम्फेटिक नोड्यूल आपको नहीं मिलते थाइमस में। थाइमस में एक और चीज़ नहीं मिलती, वो है रेटिकुलर फाइबर्स, और रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं वो टाइप 3 कोलेजन होते हैं। तो टाइप 3 कोलेजन नहीं मिलते। नॉर्मली आपको टाइप 3 कोलेजन रेटिकुलर फाइबर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उसमें ही आप सस्पेंड करते हैं लिम्फोसाइट को। चाहे अब वो लिम्फ नोड में रेटिकुलर फाइबर हों, सस्पेंड कर रहे हों लिम्फोसाइट को, या वो स्प्लीन में टाइप 3 कोलेजन फाइबर रेटिकुलर फाइबर हों जो कि सस्पेंड कर रहे हों लिम्फोसाइट को, या कि पैलाटाइन टॉन्सिल की आप बात करें, यहाँ पे भी रेटिकुलर फाइबर्स हैं, लेकिन यहाँ रेटिकुलर फाइबर्स नहीं है। तो फिर आप लिम्फोसाइट को कैसे सस्पेंड करेंगे? उसके लिए होते हैं थाइमिक एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स, और वो थाइमिक एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स ही रेटिकुलम बनाते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। अब इसके पास एक कैप्सूल है, और कैप्सूल से मल्टीपल सेप्टा अंदर आ रहे हैं, और क्योंकि मल्टीपल सेप्टा आ रहे हैं तो मल्टीपल लोब्यूल्स बन जाते हैं। मल्टीलोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर है, ये है थाइमस। और थाइमस में बाहर की तरफ को आप देखेंगे कि डार्क कलर जो है वो कॉर्टेक्स होता है, डार्क कलर जो है वो कॉर्टेक्स होता है, और मल्टीपल कॉर्टेक्स होते हैं, और मल्टीपल मेडला। मेडला जो है वो इससे जानी जाती है कि वो लाइटली स्टेन है, और मल्टीपल कॉर्टेक्स मेडला होते हैं। और मेडला में अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो हैजल्स कार्पस्कल होते हैं। अब ये हैजल्स कार्पस्कल क्या है? हैजल्स कार्पस्कल्स जो होते हैं वो बेसिकली थाइमिक एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स ही हैं, और थाइमिक एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स जो हैं ऐसे अरेंज हो जाते हैं कंसेंट्रिक फॉर्म में, और सेंटर में कुछ इओसिनोफिलिक मैटर भी आपको मिलता है। ये हैजल्स कार्पस्कल हैं, टिपिकली थाइमस में ही नजर आते हैं। अब
अगर हम बात कर रहे हैं स्प्लीन की, तो स्प्लीन में एक कैप्सूल है और कैप्सूल से अंदर की तरफ ट्रेबिकुला आ रहे हैं, ट्रेबिकुला से कुछ ब्लड वेसल्स अंदर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं, या कि इसको आप लिम्फेटिक नोडुल कह सकते हैं, लेकिन 25% ऑफ स्प्लीन को कवर करते हैं, क्योंकि 80% स्प्लीन तो होती है रेड पल्प। इसे थोड़ा ज़ूम करते हैं, आप देखेंगे कि ये जितने भी लिम्फेटिक नोड्यूल हम देख रहे हैं, ये सिर्फ 25% स्प्लीन को ही कवर कर रहे हैं, और ये होते हैं बेसिकली बी लिम्फोसाइट के साथ थोड़े से टी लिम्फोसाइट, और ये लिम्फेटिक नोड्यूल हैं। तो लिम्फेटिक नोड्यूल जो हैं बड़े कम जगह पे हैं 25% स्प्लीन में। अदरवाइज जो बाकी की स्प्लीन है, जैसे ये देख लीजिए बाकी पेरिफेरी में, ये 80% या 75% आप ले लीजिए। 75% तो रेड पल्प है। अब आपने कहा 75% स्प्लीन में रेड पल्प है, तो रेड पल्प का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपको मिलेंगे साइनोसॉइड्स, जिसके अंदर होते हैं ब्लड सेल्स, और ये जो स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स हैं, इनके बाहर की तरफ को आपको मिलेंगे कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। और ये जो कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ की आप बात कर रहे हैं, तो एक तो स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स हो गए जो ब्लड से भरे हैं, और बाहर हैं कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। तो कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ जो हैं, ये रेटिकुलर फाइबर से बने होते हैं, और इनके पास भी होते हैं मैक्रोफेजेस हो गए या प्लाज्मा सेल वगैरह हो गए। तो ये तो आपको 75 टू 80% रेड पल्प है। तो व्हाइट पल्प क्या? व्हाइट पल्प में क्या होता है कि अगेन, जैसे हमने कहा लिम्फेटिक नोड्यूल है, तो अंदर जर्मिनल सेंटर होगा जो पेल होगा, और बाकी तरफ ये मेंटल जोन होगा जो कि डार्क होगा, और यहाँ पर आपको मिलेंगे बी लिम्फोसाइट। लेकिन टी लिम्फोसाइट कहाँ है? टी लिम्फोसाइट के लिए आपको क्या है कि बाहर की तरफ एक होता है एक्सेंट्रिक आर्ट्रियोल, जिसको सेंट्रल आर्ट्रियोल कहा जाता है। मिसनोमर है, सेंट्रल तो है नहीं, एक्सेंट्रिक है, मगर कहते हैं सेंट्रल आर्ट्रियोल है। इसके अराउंड जो है पेरी आर्टिकुलर लिम्फेटिक शीथ होती है। तो पेरी आर्टिकुलर लिम्फेटिक शीथ जो है वो टी लिम्फोसाइट है। जैसे आप यहाँ देखें कि एक और आप देखें कि जैसे यहाँ पे एक लिम्फेटिक नोड्यूल है, तो साथ में एक सेंट्रल आर्ट्रियोल है जिसके अराउंड होगा पेरी आर्टरी लिम्फेटिक शीथ, और पेरी आर्टरी लिम्फेटिक शीथ जो होते हैं ये टी लिम्फोसाइट होते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि जो बी लिम्फोसाइट है वो बनाते हैं लिम्फोइड फॉलिकल। तो ये है स्प्लीन। अब आपने कहा स्प्लीन है, तो ये क्या है? ये पैलेटाइन टॉन्सिल है, और ये अकेला ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें होंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो है आपको कहीं और नहीं मिलेगा, किसी भी लिम्फोइड ऑर्गन में, ये टॉन्सिल्स में मिलता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं। लिम्फोइड फॉलिकल ऐसे हम जानते हैं क्योंकि पेल जो है वो जर्मिनल सेंटर है, और बाहर की तरफ जो ये डार्क कलर है ये मेंटल जोन है। और पैलेटाइन टॉन्सिल है तो पैलेटाइन क्रिप्ट्स भी होते हैं, और लाइंड बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ही होंगे, पैलेटाइन क्रिप्ट्स भी होंगे। ये क्रिप्ट्स ही यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहे हैं, साथ में लिम्फोइड फॉलिकल होंगे। तो ये हो गया टॉन्सिल। इस तरह से हमने 4 लिम्फोइड ऑर्गन को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर लिया है। और जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है जो 2020 में पूछा गया था कि रेटिकुलर फाइबर कहाँ एब्सेंट हैं, हमने इमीडिएटली कह दिया कि भाई ये तो एब्सेंट हैं थाइमस में। ये रेटिकुलर फाइबर जो हैं टाइप 3 कोलाजन होते हैं, और टाइप 3 कोलाजन जो हैं ये मिलेंगे सब में ही, लेकिन यहाँ थाइमस में नहीं मिलेंगे। थाइमस में होते हैं थाइमिक एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स, जो कि बनाते हैं वो रेटिकुलम जिसमें सस्पेंड कर सकते हो आप जो लिम्फोसाइट है, और यही तो बनाते थे हैज़ल कार्पस्कल भी, जो कि थाइमस में होते हैं। बोन मैरो में जो है आपको एक सस्पेंडिंग फ्रेमवर्क मिलता है, वो रेटिकुलर फाइबर का होता है, और स्प्लीन में भी होता है, जहाँ पे हमने कहा था कि वो कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ जो बन रहे थे। तो कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ जो होते हैं, जो रेड पल्प में होते हैं, वो रेटिकुलर फाइबर से ही बने होते हैं। और लिम्फ नोड में भी होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स, उनमें तो आप सस्पेंड करेंगे लिम्फोसाइट्स को, जो कि बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है तो आपको बी लिम्फोसाइट मिलेंगे, एक पैराकॉर्टेक्स है जहाँ पर आपको टी लिम्फोसाइट मिलेंगे, और आप अंदर की तरफ आएँगे वहाँ पे भी जो मेडुलरी साइनस थे उनमें भी कॉर्ड्स होती हैं। तो जो लिम्फ नोड की कॉर्ड्स हैं उनमें भी क्या है, वो रेटिकुलर फाइबर्स ही हैं, जिनके साथ कुछ सेल मिलेंगे, जैसे हमने कहा मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, प्लाज्मा सेल्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहा रेटिकुलर फाइबर एब्सेंट कहाँ है, तो हमारा आंसर रहेगा चॉइस नंबर सी, थाइमस। मसल टिश्यू में हम देख रहे हैं स्केलेटल मसल को, जिससे कि हम पाते हैं कि पेरिफेरी में होते हैं न्यूक्लियाई, और सेंटर में तो मायोफिलामेंट्स पूरी भरी होती हैं। तो अगर ये स्केलेटल मसल है तो ये स्ट्राइटेड है, और ये स्ट्राइशंस होते हैं, जैसे कि अल्टरनेट डार्क बैंड हो गए यहाँ पर, और बीच में लाइट बैंड हो गए। इनको अगर आप मैग्नीफाई करेंगे तो ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन है, जो सार्कोमेयर बनाती हैं। सार्कोमेयर के लिए हम एक यहाँ पर कलर ले लेते हैं, जैसे समझ लिए ग्रीन कलर ले लिया। ये यहाँ पर जो ग्रीन कलर हमने लिया है, इसको हम कह रहे हैं जेड लाइन है। तो ये एक जेड लाइन है, एक जेड लाइन इधर है, और दोनों जेड लाइन के बीच में होता है सार्कोमेयर। अब दोनों जेड लाइन के बीच में एक सार्कोमेयर है, और उसके बिल्कुल बीच में आपकी होती है एम लाइन, और एम लाइन के ऊपर अटैच होती है मायोसिन फिलामेंट जो थिक होती है। और ये जो
अटैचमेंट है अब मायोसिन की हम दिखा रहे हैं। ये समझ लीजिए 2 मायोसिन मायोफिलामेंट यहाँ पे अटैच्ड हैं। ये बनाती हैं ए बैंड और ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी लेंथ है वो चेंज नहीं होती। अब आपने ए बैंड में मायोसिन फिलामेंट यहाँ पे दिखा दी है, एम लिख देते हैं। ए बैंड जो आप कह रहे हैं यहाँ पर मायोसिन के लिए, ये एनिसोट्रोपिक है और डार्क कर दिखता है, थिक दिखता है। और अगर आप अब ब्लू कलर में ले लें, वो एक्टिन फिलामेंट जो है वो वैसे तो अटैच होती हैं इस जेड लाइन को, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दी है, और इस जेड लाइन में भी हम दिखा रहे हैं एक्टिन फिलामेंट हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए का मतलब हुआ कि ये एक्टिन फिलामेंट है। और एक्टिन फिलामेंट जो है वो हमारे को आई बैंड देती है। आइसोट्रोपिक बैंड ये थिन होती हैं, लाइटर बैंड होते हैं, लाइटर बैंड। तो थिन है इसलिए ही लाइटर अपेयर भी कर रहे हैं पोलराइज लाइट में, और आई बैंड होते हैं। अब ये जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, और जो एक्टिन फिलामेंट है वो मूव करती है मायोसिन के ऊपर और उसको ओवरलैप करने शुरू करती हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम अंदर ला रहे हैं, मगर ये ज़्यादा अंदर तक नहीं आती। जैसे यहाँ से हम देखें, इसको ज़्यादा अंदर तक नहीं आती, इतने ही आ रही है। और अब आप देखें कि इसमें हमारे पास एक एरिया है जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्टिन है। अगर आप कहते हैं कि ये ओनली एक्टिन है, तो उस जोन को ही हम कहते हैं आई बैंड। और एक एरिया ऐसा है जहाँ पर कि ओनली मायोसिन है। ओनली मायोसिन मतलब एक्टिन अंदर आई तो सही, मगर इतनी नहीं आई कि वो बिल्कुल मिड लाइन तक पहुँच जाती। तो वहाँ पर पिंक कलर की ही है, ओनली मायोसिन है, तो वहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है। तो जहाँ ओनली मायोसिन होता है वो है एच बैंड। अब हमने कहा कि एक एच बैंड है, उस एच बैंड को आप शेड भी कर दें। एच बैंड को हम शेड कर देते हैं ऑरेंज कलर में। तो ऑरेंज कलर में हमने क्या किया कि एच जोन को हमने शेड कर दिया, मतलब ओनली मायोसिन है उसके अंदर। अब यहाँ पर अगर हमने कहा कि ओनली मायोसिन है, तो वो हमने शेड किया है ऑरेंज में। हम ब्लू कलर में शेड कर देते हैं आई बैंड को। ये आई बैंड को हमने शेड कर दिया है, चाहे इस तरफ वाले सार्कोमेर में चाहे उधर हो, चाहे इस तरफ वाले सार्कोमेर में हो चाहे उधर हो। ये जो है हमारा आई बैंड है। आई बैंड थिन होता है, लाइट कलर होता है। अब आप देखेंगे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जेड लाइन दोनों पास में आती है, क्योंकि एक्टिन जो है और अंदर अंदर मायोसिन की तरफ जा रही है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ए बैंड कभी भी लेंथ चेंज नहीं करता, क्योंकि उसमें तो मायोसिन है, तो वो चेंज होगा ही नहीं। और क्या चीज़ चेंज होती है? ये जो आई बैंड है ये कम हो जाएगा, क्योंकि एक्टिन अंदर जा रही है। तो एक तो आई बैंड शॉर्टन करता है, ओनली एक्टिन जहाँ थी शॉर्टन करता है, क्योंकि वो ओवरलैपिंग के लिए अंदर जा रही है। प्लस ये जो एच जोन है, एच बैंड है, ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक्टिन और अंदर अंदर आ रही है। तो एच और आई हाई शॉर्टन्स। जब भी हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हाई शॉर्टन्स, एच बैंड और आई बैंड जो है दोनों शॉर्टन होते हैं। ए बैंड कभी भी चेंज नहीं होता, और दोनों जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। आप ये भी देखें कि जेड लाइन है, यहाँ पर जेड लाइन है, उसके बाद आई बैंड आ रहा है, आई बैंड आ रहा है, उसके बाद ए बैंड आ रहा है, फिर ए बैंड आ रहा है, फिर एच जोन है, फिर एच जोन है, और बीच में एम लाइन है। ये जो सीक्वेंस है आप याद रखें, जिया एच एम और जिया एच एम। पेरीफेरी से जब आप सेंटर की तरफ आ रहे हैं, जिया एच एम, ये आप याद रखें क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, आप फिर से जैसे समझ लीजिए कि हमने जेड लाइन को दिखाया था ग्रीन कलर में, तो जेड लाइन ये ग्रीन कलर में है। यहाँ दोनों जेड लाइन पास में आ गई हैं, क्योंकि सार्कोमेयर जो है वो साइज जो है कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमने देखा कि एक एम लाइन भी थी हमारे पास, जो हमने बीच में दिखाई थी, ये एम लाइन थी, और एम लाइन पे ये थिक जो सेगमेंट थी वो मायोसिन थी, वो हमने दिखाई थी, वही तो ए बैंड बनाती थी। और ये जो एम लाइन पे अटैच मायोसिन है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, इसकी लेंथ, ए बैंड की लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो गया है और दो जेड लाइन जो है वो पास में आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी ए बैंड जो है वो कांस्टेंट ही है। ए बैंड कभी भी चेंज नहीं होता। अब ए बैंड नहीं चेंज होता तो क्या चेंज होता है? ये हाई शॉर्टन्स। अब तो कह रहे हैं कि हाई शॉर्टन्स, तो ये एच जोन कहाँ है और आई जोन कहाँ है? आप देखें कि ब्लू कलर से हमने दिखाई थी एक्टिन फिलामेंट्स, और ये एक्टिन फिलामेंट चाहे इस सार्कोमेयर की हों चाहे उस सार्कोमेयर की हों, हम ऐसे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट हैं ये, और ये एक्टिन फिलामेंट शुरू करती हैं मायोसिन पे मूव करना, और यहाँ तक पहुँच गई हैं, ये यहाँ तक पहुँच गई हैं, यहाँ तक पहुँच गई हैं, लेकिन बिल्कुल अंदर तक नहीं आई। बिल्कुल अंदर तक नहीं आई, तभी हमने कहा कि एक ये ऑरेंज सा जोन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली मायोसिन है। तो अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर ओनली मायोसिन है, ये ओनली मायोसिन है, तो उसको हमने कहा था एच जोन। ये जो हमने ऑरेंज कलर डाला है ये एच जोन है। और ब्लू कहाँ है? ब्लू जोन को हमने यहाँ दिखा दिया है कि जहाँ पे ओनली एक्टिन हो। ओनली एक्टिन है अगर,
तो हम उसको कह देते हैं आई बैंड और आई बैंड। तो ये तो नॉर्मल है। अब देखो यहाँ पर आई बैंड का क्या हुआ। यहाँ पर आई बैंड बहुत ही कम हो गया है। क्यों? क्योंकि वो ओनली एक्टिन जो है वो एरिया कम होता जा रहा है, क्योंकि एक्टिन अंदर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आई बैंड बहुत ही कम हो गया, शॉर्टन हो गया है। इवन जो ऑरेंज कलर का था वो जेड जो बैंड था वो भी कम हो गया है। तो कहने का मतलब यह कि एक तो जेड जोन जो था जहां ओनली मायोसिन होता था वो कम हो गया, क्योंकि ओवरलैप बढ़ गया है। और जहां पे ये आई बैंड होता था जो कि ओनली एक्टिन होता था वो भी छोटा हो गया है, क्योंकि सारी की सारी एक्टिन जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो क्या चीज छोटी हो रही है? वो होता है एच बैंड और आई बैंड, ये छोटा रहता है। ए बैंड कभी भी चेंज नहीं होता। तो अभी हम दिखा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आप ले जा सकते हैं इस एक्टिन फिलामेंट को, बहुत ही अंदर चली गई, बहुत अंदर चली गई, इतनी अंदर चली गई है ओवरलैप करते हुए कि पहली चीज तो ये वाला ओनली एक्टिन वाला जोन कम हो गया, और दूसरी बात जो ओनली मायोसिन वाला जोन है वो भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहां तक एक्टिन आ गया, ओवरलैप का जोन यहाँ पे आ गया, तो ऑब्वियसली जहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनली मायोसिन था वो कम हो गया है। तो एच और आई जोन ये कम हो जाते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है जब भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब यहाँ देखें एनआईसीटी नवंबर 2024 में पूछा गया था कि ये करेक्ट मैचिंग तो बताएं, और इसमें ये यहाँ पर जेड लाइन पे ए लगा दिया है, यहाँ पे आई बैंड पे बी लगा दिया है, यहाँ पे ए बैंड पे सी लगा दिया है, और यहाँ पे एच जोन पे डी लगा दिया है। तो इसीलिए हमारा आंसर ये हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो ए बैंड है वो तो जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है। उसके बाद अगर आप बी को देख रहे हैं तो आई बैंड है, क्योंकि ये भी आई बैंड है, ओनली एक्टिन, ओनली एक्टिन। और अगर आप सी कह रहे हैं ए बैंड, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा ए बैंड है जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही होती है एक्टिन मायोसिन की। और ए बैंड तो बड़ा लंबा है, ये पूरा पूरा ए बैंड ही है, ए बैंड के अंदर एच जोन होता है। तो सी को आपने ए बैंड बना दिया, और डी जो है एच जोन आपने बनाया, क्योंकि वो वाला एरिया है जहाँ पे ओनली मायोसिन होती है, एक्टिन आई तो सही लेकिन यहाँ तक पहुंची नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो पहुंच सकती है, और हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये जो एच जोन है ये बहुत ही कम हो जाए, ऑलमोस्ट डिसअपेयर सा हो जाए। तो हम अपना आंसर रखेंगे चॉइस नंबर डी यहाँ पर। सेल जंक्शंस। सेल जंक्शन में एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, और ये दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं बाई सेल जंक्शंस। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में एक सेल यहाँ एक यहाँ है, और ये आपस में अटैच हो रहे हैं सेल जंक्शन से। और दोनों सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, और वो स्पेस भी वेरी होता है जब अलग अलग तरह के सेल जंक्शन होते हैं। तो एक सवाल आया था कि टाइट जंक्शन जो होता है, जिसका दूसरा नाम जोना ऑक्लूडेंस भी है, ये कहाँ होता है? तो एपिकल डोमेन में होता है, ये आपको आंसर करना है। अदरवाइज जो आप बाकी के कह रहे हैं वो होते हैं लैटरल जोन में, तो आप उसको एपिकोलैटरल भी कह सकते हैं, लेकिन टाइट जंक्शन तो एपिकल जोन में होता है। अब टाइट जंक्शन जो है, जिसको जोना ऑक्लूडेंस भी हम कह रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टाइट जंक्शन हो या चाहे जोना ऑक्लूडेंस हो, जोना ऑक्लूडेंस ये अक्लूड कर रहा है। और ये जो स्पेस होता है, जैसे समझ लीजिए कि एक ल्यूमेन हो गया यहाँ पे टुवर्ड्स द सरफेस, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो अंदर नहीं आ सकता, दोनों सेल के अंदर नहीं आ सकता। तो एक टाइट जंक्शन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप का बना देता है। तो वो हो गया जोना ऑक्लूडेंस जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो जोना ऑक्लूडेंस है ये दोनों सेल के बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम हो जाता है। ये देखिए एक सेल यहाँ पे है, एक सेल यहाँ पे है, और दोनों इंटरसेलुलर गैप बहुत ही कम है। अब जब जोना एडहेरेंस की तरफ आते हैं, जो फेशिया एडहेरेंस भी कहलाता है, तो यहाँ पर एक बेल्ट की तरह, जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो चारों तरफ बेल्ट की तरफ, और एक सेल एक सेल एक सेल 4-5 सेल उसके साथ उस बेल्ट के साथ चिपक जाते हैं। अब बेल्ट लाइक अटैचमेंट है ये, और यहाँ पर कुछ एक्टिन फिलामेंट्स भी यूज होती हैं एक दूसरे सेल के साथ, जो भी एक सेल का फोर्स है दूसरे सेल तक ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ जो पहला था वो तो हमने बताया कि गैप जंक्शन था, जोना ऑक्लूडेंस था इस एरिया में। इसके नीचे अब आप देखेंगे कि ये आ गया है जोना एडहेरेंस। तो ये है जोना एडहेरेंस, और यहाँ पर जो इंटरसेलुलर गैप है होता है करीब करीब 20 नैनोमीटर। तो एक क्वेश्चन आया था कि जोना एडहेरेंस जो आप बता रहे हैं उसमें इंटरसेलुलर गैप कितना है, आप कहेंगे 20 नैनोमीटर, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में। ये है जोना एडहेरेंस नंबर 2। अब नंबर 1 आप यहाँ दिखा चुके हैं, नंबर 2 ये आ गया है जोना एडहेरेंस, वो था जोना ऑक्लूडेंस। तो नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे होते हैं स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग जो कि डेस्मोसोम है, और ये जो है इसमें कुछ फिलामेंट्स फिर से आपको दिख रहे हैं जो कि केराटिन फिलामेंट्स हैं, ये आप देखेंगे।
और एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ रहे हैं डेस्मोसोम। जैसे कि अगर मसल्स की बात की जाए, कार्डियक मसल की, स्मूथ मसल की, तो ये होल्ड करते हैं एक दूसरे सेल को एक दूसरे से, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हो सकता है वो एक दूसरे से जुदा हो जाए, ये जुदा नहीं होने देते। तो नंबर 3 हम ब्लू कलर में दिखा देते हैं, और ये है डेस्मोसोम, जिसको कि हम मैक्युला एडहेरेंस भी कहते हैं। कि मैक्युला मतलब स्पॉट टाइप का, स्पॉट वेल्डिंग है, और ये चीज़ यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। अब आपने क्यों कहा कि ये मैक्युला एडहेरेंस है या डेस्मोसोम? क्योंकि यहाँ पर 25 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर और बढ़ गया है। हमने कहा था कि अगर ज़ोना एडहेरेंस है तो 20 नैनोमीटर है, और अब मैक्युला एडहेरेंस है तो यहाँ पर ये 25 नैनोमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर ज़ोना एडहेरेंस पे हमने कहा कि 20 नैनोमीटर का इंटरसेलुलर गैप है, मतलब इस सेल के बीच में और उस सेल के बीच का जो गैप है, तो वो गैप जो है 20 नैनोमीटर था, यहाँ पर देखिए आप बढ़ गया है, यहाँ पे 25 नैनोमीटर हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैप है और यहाँ पे जो गैप है थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब चौथी चीज़ जो आ रही है, गैप जंक्शन है। तो गैप जंक्शन जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया है, इसमें कनेक्सॉन्स होते हैं, और ये एक किस्म का टनल है, 2 सेल के बीच में टनल है, जिसमें फ्री एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कैल्शियम आयन मूव कर सकते हैं, और जो अपनी कार्डियक मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्शन में जब जाती है, एक सेल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है इमीडिएटली दूसरा करता है, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तरह काम करते हैं। ये कैल्शियम आयन यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और दोनों रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होंगी। अगर ऐसा हुआ कि गैप जंक्शन या इस टनल में कोई दिक्कत हुई, इन कनेक्शन में कोई दिक्कत हुई, तो एरिथमिया हो जाएगा, क्योंकि एक सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। तो ये गैप जंक्शन है, और गैप जंक्शन जो है उसको आप यहाँ दिखाना चाहें तो वो नेक्स्ट एक डायग्राम आ रहा है, उसमें हम देखेंगे। गैप जंक्शन पे भी जो इंटरसेलुलर गैप है बहुत ही कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले भी कम था, और फिर थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ गया, और फिर कम हो गया। पहले टाइट जंक्शन पे कम था, फिर ये बढ़ा 20 नैनोमीटर हो गया, फिर और बढ़ा 25 नैनोमीटर, और फिर कम हो गया। तो शुरुआत में और अंत में तो बहुत ही कम है, और बीच में 20 और 25 नैनोमीटर है। शुरुआत में और अंत में तो बहुत कम है इंटरसेलुलर गैप, और यहाँ 20 है, यहाँ 25 नैनोमीटर है। तो ये जो डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, यहाँ से अभी कट गया है, तो उसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देख लेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे गैप जंक्शन या कनेक्शन की बात, जो टनल इंटरसेलुलर एक्सचेंज के लिए टनल होते हैं सेल के बीच में। अब यहाँ नीचे की तरफ ये हेमीडेस्मोसोम है, आधा डेस्मोसोम है। जैसे यहाँ पूरा डेस्मोसोम था जो इंटरसेलुलर कनेक्शन कर रहा था, ये हेमीडेस्मोसोम है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अटैच करता है। इसके पास जो अपनी सेल एडिशन मॉलिक्यूल है वो इंटीग्रिन होता है। तो इंटीग्रिन तो यूज कर रहा है हेमीडेस्मोसोम, तो डेस्मोसोम क्या यूज कर रहा है? डेस्मोसोम यूज करता है कैल्शियम मॉड्यूलेटेड एडहेरेंस, और ये जो कैल्शियम मॉड्यूलेटेड एडहेरेंस होते हैं, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं पेम्फिगस वल्गैरिस में। पेम्फिगस वल्गैरिस में स्किन में ब्लिस्टर होते हैं, और ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं कैल्शियम मॉड्यूलेटर एडहेरेंस को डैमेज करती हैं और डेस्मोसोम को डैमेज करती हैं, और दो सेल जो है इंटरसेलुलर सेपरेशन होता है, एक एंथोलिसिस हो जाता है। जबकि एक बुल्लस पेम्फिकॉइड है, बुल्लस पेम्फिकॉइड में एंटीबॉडीज बनती हैं इंटीग्रिन के खिलाफ और हेमीडेस्मोसोम के खिलाफ। तो उसमें क्या है, स्किन के नीचे की तरफ सब एपिथेलियल सेपरेशन होता है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन से स्किन अलग हो जाती है। तो वो है बुल्लस पेम्फिकॉइड, और बड़े 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 बुल्ला जो है स्किन में बन जाते हैं। अब एक डायग्राम आपने ये देखा, दूसरा डायग्राम आप ये देखेंगे कि ये कार्डियक मसल है, और कार्डियक मसल में जो है हम देखते हैं कि होती है इंटरकलेटेड डिस्क। तो ये इंटरकलेटेड डिस्क का जो है एक मतलब एक कार्डियक मायोसाइट ये रहा, एक कार्डियक मायोसाइट ये रहा, तो दोनों के बीच में होंगे इंटरसेलुलर जंक्शन। कार्डियक मसल में टाइट जंक्शन नहीं होते, टाइट जंक्शन नहीं होते। अब टाइट जंक्शन नहीं होते तो क्या होता है, उनके नीचे वाला क्या, एक है जो फेशिया एडहेरेंस या ज़ोन एडहेरेंस कह रहे थे, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें हमने कहा था कि 20 नैनोमीटर का इंटरसेलुलर गैप होता है, और उसके नीचे जो था वो डेस्मोसोम भी होगा। तो डेस्मोसोम अगर आप दिखाना चाहें तो ये डेस्मोसोम्स हैं, ये डेस्मोसोम है। तो डेस्मोसोम में हमने कहा कि 25 नैनोमीटर का गैप हो जाता है, थोड़े से ज़्यादा गैप है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डेस्मोसोम है, तो यहाँ पर डेस्मोसोम है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने डेस्मोसोम को यहाँ मार्क किया है, ये डेस्मोसोम है। अगर ये डेस्मोसोम है तो ये क्या है? ये ज़ोना एडहेरेंस या फेशिया एडहेरेंस आप इसको कह लें। तो ज़ोना एडहेरेंस हो या फेशिया एडहेरेंस हो, और यहाँ पर जो है 20 नैनोमीटर का गैप होता है दोनों सेल के बीच का। और अगर डेस्मोसोम की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 25 नैनोमीटर हो जाता है। इसके नीचे आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये इंटरसेलुलर गैप बहुत ही कम हो गया है, और ये जो है यहाँ पे है आपका गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तरह काम करता है, और यहाँ पे होते हैं कनेक्सॉन्स, जो कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये एक टनल जैसा है, और इसमें 6 कनेक्सॉन्स ऐसे होते हैं, इस तरफ और उस तरफ भी ऐसे होंगे, टनल तो बन जाएगा। और ये यहाँ से कैल्शियम आयन जो है एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का काम करता है, बहुत ही फास्ट
कंडक्शन होता है, मतलब एक सेल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इमीडिएटली दूसरा कर रहा है, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। अगर इन गैप जंक्शन में कोई दिक्कत हुई तो ए रिदमिया हो जाता है। तो यहाँ पर आपने कैसे बताया कि ये जो है, कैसे ये गैप जंक्शन है? ये ब्लू कलर आपने कैसे दिखाया? देखिए, यहाँ पर आप देखें तो स्पेस जो है 20 नैनोमीटर का जो है ज़ोन एडहेरेंस, और अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ा-सा बढ़ गया है, ये 25 नैनोमीटर, ये हो गया डेसिमल ज़ोन। यहाँ पे आप देखें, देखो ये यहाँ से ऐसे हो गया, ये यहाँ से ऐसे हो गया, बिल्कुल फिर से कम हो गया, जैसे टाइट जंक्शन होता था। लेकिन एक बात याद रखें कि कार्डियक मसल में टाइट जंक्शन नहीं होते। तो ये गैप जंक्शन है, हाँ, यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है गैप जंक्शन है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तरह काम कर रहा है। ये जानकारी लेने के बाद हमारे पास सवाल आया है मई 2026 में कि कौन-सा सेल जंक्शन जो है प्रेज़ेंट होता है एरो मार्क स्ट्रक्चर में। देखिए, इमीडिएटली ये न्यूक्लियस है, पेरिन्यूक्लियर हैलो, न्यूक्लियस है, पेरिन्यूक्लियर हैलो, न्यूक्लियस है, पेरिन्यूक्लियर हैलो। ये कार्डियक मसल है, इसमें ही होता है पेरिन्यूक्लियर हैलो, क्योंकि यहाँ पर कोई मायोफिलामेंट्स नहीं होते, ओपन सा स्पेस होता है, दूसरे ऑर्गन हो सकते हैं लेकिन मायोफिलामेंट्स नहीं होते। और दूसरी बात है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इंटरकलेटेड डिस्क, असल में उन्होंने इंटरकलेटेड डिस्क पे ही ये मार्कर दिया है। तो इंटरकलेटेड डिस्क तो होती है सिर्फ कार्डियक मसल में। अब अगर ये कार्डियक मसल है तो इसमें क्या नहीं होता वो हम जानते हैं। गैप जंक्शन बिल्कुल होगा, डेसिमल ज़ोन बिल्कुल होगा, फेशियल एडहेरेंस बिल्कुल होगा। तो 1 2 3 हमारा आंसर है। इसके पास ज़ोन ऑक्लूडेंस या टाइट जंक्शन नहीं हुआ करता, और इसके पास हेमी डेसिमल ज़ोन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन थोड़ी नहीं है जहाँ पे सेल बैठा हुआ है। तो ये कोई भी नहीं है, आपका आंसर जो है 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल जो है कार्डियक मसल पर है। चॉइस नंबर डी आंसर रहना चाहिए। ये सवाल हमसे स्किन की डिटेल्स पूछ रहा है, और इससे पहले कि हम इस सवाल को डील करें, INI CET में 25 का क्वेश्चन, हम पहले कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमें एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी दोनों को ध्यान देना है। जैसे कि ये स्किन अगर है तो स्किन में जो ऊपर की तरफ होता है वो है एपिथेलियम, और एपिथेलियम को ही एपिडर्मिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके नीचे होगा डर्मिस। ये नीचे डर्मिस है और ऊपर एपिथेलियम है, एपिडर्मिस। और स्किन के एपिथेलियम में अगर जैसे केराटिनाइज्ड है तो 5 लेयर हो जाती हैं, और सबसे ऊपर होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम। और स्ट्रैटम कॉर्नियम में क्या होता है कि केराटिन फाइबर्स होते हैं, क्योंकि वो स्किन को रखते हैं ड्राई, लेकिन साथ में कुछ डेड सेल्स भी होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, और ये ए न्यूक्लिएट होते हैं और ये डेड सेल होते हैं। अब ये डेड सेल हैं, ए न्यूक्लिएट सेल हैं, और स्ट्रैटम कॉर्नियम में है, ये हमें ध्यान रखना है। एम्ब्रियोलॉजिकली जो एपिथेलियम होता है ये आता है सरफेस एक्टोडर्म से। तो हमने पहले कहा था कि सरफेस एक्टोडर्म ना केवल इसका एपिथेलियम देगा बल्कि इसके ग्लैंड्स भी देगा, और ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं, सीबेशियस और स्वेट ग्लैंड। सो सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये भी सरफेस एक्टोडर्म से ही आते हैं। लेकिन अगर आप डर्मिस की बात करते हैं तो डर्मिस में आपको लिखना है कि ये आता है मीजोडर्म से। और अगर आपको ध्यान हो कि मोस्टली तो प्राइमरी मीजोडर्म होगा, लेकिन हेड एंड नेक का जो डर्मिस है वो आता है न्यूरल क्रेस्ट सेल से। एंटीरोलैटरल जो यहाँ डर्मिस है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल डिराइव्ड सेकेंडरी मेसेंकाइम है। बाकी की बॉडी में जो डर्मिस होगा वो आएगा हमारा प्राइमरी मीजोडर्म से, यहाँ सेकेंडरी मीजोडर्म है। तो ये सब कुछ डिटेल हमारे पास है। और इसके अलावा जो है ये यहाँ पर जैसे हेयर फॉलिकल हम दिखा लेते हैं, ये हेयर फॉलिकल आ गया, और हेयर फॉलिकल के साथ हम मान लीजिए कि ये हमने बाहर इंटैक्ट सेल है, और बीच में फिर ये जो है डिस्ट्रॉय हो गए, और ये बाहर की तरफ को सीबम भेज रहे हैं। तो ये होलोक्राइन वैरायटी है, और ये सीबेशियस ग्लैंड है। तो सीबेशियस ग्लैंड होलोक्राइन वैरायटी। अगर आप बात कर रहे हैं एपोक्राइन की, तो बड़े-बड़े ल्यूमेन होते हैं, वो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होता है, और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड बड़े ल्यूमेन के साथ और अपनी सिक्रीशन जो है वो हेयर फॉलिकल के साथ में ही देता है। तो ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होते हैं। अगर आप एक्राइन की बात कर रहे थे, तो एक्राइन जैसे हम दिखा लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए पिंक कलर में। तो एक्राइन वाले जो हैं थोड़े से ऊपर की तरफ होते हैं डर्मिस में, और इनका ल्यूमेन छोटा होता है, और ये डायरेक्टली सरफेस पर ओपन होते हैं। तो एक्राइन स्वेट ग्लैंड वो हो गए। एक्राइन मीरोक्राइन का दूसरा नाम है। एक्राइन जो है और मीरोक्राइन जो है वो सरफेस पर सीधा-सीधा स्वेट देते हैं, जो थिन वाटरी सिक्रीशन होता है थर्मो रेगुलेशन के लिए। इतना हमने पहले भी जाना था। अब क्या होता है, कई बार बर्न्स हो गए और स्किन जो है वो एपिथेलियम डैमेज हो गया, तो आप उसको रीजनरेट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इसके पास एक 5वीं लेयर होती है, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, और ये जो स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम है, लास्ट की लेयर यहाँ पर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, जहाँ पर कि आपको इवन मेलानोसाइट वगैरह भी मिलते हैं। मेलानोसाइट के साथ-साथ होते हैं स्टेम सेल। तो स्टेम सेल जो हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं रीजनरेशन में, यहाँ पर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम में। लेकिन साथ में हमें स्टेम सेल मिलते हैं इवन सेबेशियस ग्लैंड के अंदर भी, इवन हेयर बल्ज के अंदर। तो हेयर बल्ज के अंदर मिलेंगे, और जो सेबेशियस ग्लैंड उनके अंदर मिलेंगे, इवन
स्वेट ग्लैंड के अंदर भी स्टेम सेल मिलते हैं जो रिपेयर में हेल्प करते हैं। ये जानकारी हमें चाहिए थी और अब हम क्वेश्चन को फिर देख रहे हैं और हम पा रहे हैं कि कुछ आंसर हमने लगा दिया है। कैसे? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट की स्किन स्ट्रक्चर के, INMA 2025 जैसे मैंने कहा, एपिडर्मिस तो रीजनरेट कर सकती है बिल्कुल हेयर फॉलिकल के बल्ज से और सेबेशियस ग्लैंड से, क्योंकि वहां पे हमें मिल रहे हैं स्टेम सेल। तो ये सही हो गया नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें तो यहाँ पे लिख रहा है कि स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है वो आउटरमोस्ट लेयर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए सेलर कैसे लिख रहे हैं? वहां पे सेल हैं, वहां पे डेड सेल हैं, तो आप उसको ए सेलर नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। और नंबर 3, एपिडर्मिस जो है वो एक्टोडर्मल है, बिल्कुल सही है। हमने कहा ही है कि एक्टोडर्मल जो है सरफेस एक्टोडर्म से आता है, एपिथेलियम एपिडर्मिस और नीचे डर्मिस है। तो डर्मिस और हाइपोडर्मिस जो है वो मीजोडर्मल होते हैं। अगर वो मीजोडर्मल हैं तो यहाँ पर तो लिखा है एंडोडर्म, तो ऑब्वियसली ये भी गलत हो गया। इसलिए चॉइस ए जो कि 1 एंड 3 को कह रहा है, मतलब चॉइस 1 और चॉइस 3 जो है यही केवल सही हैं, क्योंकि बाकी की चॉइसेस तो गलत हैं। इसलिए हमारा आंसर रहेगा चॉइस नंबर ए। हम देख रहे हैं यहाँ पर स्किन के कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स, जैसे कि अगर मर्कल रिसेप्टर की बात की जाए तो ये होता है स्ट्रैटम बेसेल में, मतलब एपिडर्मिस के बेसल लेयर में। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रफीनी रिसेप्टर की, तो रफीनी रिसेप्टर होता है डीप डर्मिस में। और ये जो दोनों के दोनों हैं ये स्लोली अडेप्टिंग होते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि चाहे मर्कल हो चाहे रफीनी रिसेप्टर हो, स्लोली अडेप्टिंग है। और स्लोली अडेप्टिंग है तो इनको चाहिए होता है सस्टेन्ड इम्पल्स, मतलब आपको इम्पल्स देनी है पर थोड़ी देर तक आपको देनी पड़ेगी। कंपेयर कर रहे हैं अगर रैपिडली अडॉप्टिंग, जैसे रैपिडली अडॉप्टिंग में 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक माइजर और एक पसीनियन है। ये जो माइजर कार्पस्कल है ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पर होता है, मतलब ऊपर एपिडर्मिस और नीचे डर्मिस। तो ये यहाँ पर डर्मल पेपिला भी आप देख सकते हैं, डर्मल पेपिला होते हैं ये। और यहाँ पर ये मिल रहा है इलोंगेटेड सा होता है, स्टैक ऑफ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर। और अगर आप बात करें ये एक अनियन स्किन अपीयरेंस, जैसे कि आप प्याज को काट दें तो जैसा प्याज दिखता है वैसे ही ये पेसियन कार्पस्कल है। इसको आप हिस्टोलॉजी में देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ चुका है पेसियन कार्पस्कल पर। ये डीप डर्मिस में होता है, चाहे पेसियन कार्पस्कल हो या माइजर हो, ये रैपिडली अडेप्टिंग होते हैं। और यहाँ पर जो डर्मल पेपिला की बात कर रहे थे वो यहाँ एक देख लें, ये रहा माइजर कार्पस्कल, माइजर कार्पस्कल। तो स्किन का जो एपिथेलियम है वो तो हम जानते हैं कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है और केराटिनाइज भी होता है। और यहाँ पे ये डर्मल पेपिला और डर्मल पेपिला के अंदर ये सुपरफिशियल डर्मिस में रखा गया है माइजर कार्पस्कल। तो लाइक स्टैक ऑफ कॉइन, ये माइजर कार्पस्कल यहाँ पर जो कि डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पर है। अब ये मर्कल रिसेप्टर का काम किया, जैसे मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है और लंबे समय से पकड़ी हुई है, तो सस्टेन्ड प्रेशर जो आ गया, सस्टेन टच हो गया, सस्टेन प्रेशर। अगर आप कहते हैं कि मर्कल रिसेप्टर का जो काम है वो है सस्टेन, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं सस्टेन तो चाहिए होता नहीं, स्लोली अडैप्टिंग है। सस्टेन्ड टच हो गया या सस्टेन्ड प्रेशर हो गया, अगर इसको ये डिटेक्ट कर रहा है, ये जो है ब्रेल के रीडिंग में भी काम आता है। तो ब्रेल पे क्वेश्चन आए कोई तो आपने मर्कल ही आंसर लगा देना है। ये स्ट्रैटम बेसेल में होता है, जो स्किन की लेयर है, 5 लेयर है, 5th लेयर में होता है स्ट्रैटम बेसेल में। और इसका जो है ये स्टैटिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में भी हेल्प करता है, स्टैटिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अब ये स्टैटिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जैसे पेशेंट को आप 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 पॉइंट आपको फील हो रहे हैं सेपरेटली, हाँ हो रहे हैं, तो स्टैटिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपने मूव करना शुरू हो गया तो डायनामिक हो गया, मूविंग 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, डायनामिक 2 पॉइंट। अब आपका रिसेप्टर चेंज हो जाएगा, तो कौन सा वाला है? उसके लिए आप कहेंगे कि अब हो गया है माइजनर कार्पस्कल। माइजनर जो है वो डायनामिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए होता है। डायनामिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए मतलब 2 पॉइंट है, आप मूव कर रहे हो। और ये जो माइजनर कार्पस्कल है जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पर है, ये रैपिडली अडॉप्टिंग है। और ये जो है ना केवल डायनामिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन पे हेल्प कर रहा है, बल्कि ये जो लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होती है, लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, जैसे मान लीजिए कि एक तितली है, तितली के पंख यहाँ पे ऐसे लग गए, तो लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन जैसे 50 हर्ट्ज आप ले लीजिए, 50 हर्ट्ज वाला जो वाइब्रेशन उसको डिटेक्ट करेगा। तो फिर हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को कौन डिटेक्ट करेगा? उसके लिए आपको डीप डर्मिस में जाना पड़ेगा। ये भी रैपिडली अडैप्टिंग रिसेप्टर ही है और इसका नाम होता है पेसियन कार्पस्कल। तो पेसियन कार्पस्कल जो है हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। हाँ, पहले तो आप ये याद रखें कि पीपी, ये पीपी क्या हुआ? पीपी मतलब प्रेशर, और प्रेशर भी क्योंकि ये डीप डर्मिस में है तो डीप प्रेशर। सबसे पहले तो पीपी प्रेशर, डीप प्रेशर को डिटेक्ट करता है पेसिनियम।
और साथ में हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, जैसे कि आपने ट्यूनिंग फॉर्क लिया 256 हर्ट्ज का और ट्यूनिंग फॉर्क को आपने लगाया हुआ है, तो 256 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेगा पेसिनियन कार्पस्कल, ये पेसिनियन है। तो फिर अब बच गया ये रफीनी रिसेप्टर जो स्पिंडल शेप है डीप डर्मिस में। डीप डर्मिस में जो ये स्पिंडल शेप रफीनी रिसेप्टर, ये किस लिए? ये भी स्लोली अट्रैक्टिंग है, आपको सस्टेन इम्पल्स देनी पड़ेगी। और किस तरह का जो ये रिस्पॉन्स लेता है? स्ट्रेच स्ट्रेच, जैसे आपने स्किन को स्ट्रेच कर रखा है काफ़ी देर से, या कि जॉइंट कैप्सूल को आपने स्ट्रेच कर रखा है, यानी प्रोप्रियोसेप्शन, पोजीशन सेंस हमें बताता है। तो प्रोप्रियोसेप्शन ये बता सकता है, पोजीशन सेंस हमें बता सकता है, और साथ में स्किन का स्ट्रेच भी हमें बता सकता है। अब हमने ये इंफॉर्मेशन ले लिया है 4 मैकेनो रिसेप्टर के बारे में, तो हमारे पास क्वेश्चन आए थे, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है एनआईसीटी जुलाई 21 में और नवंबर 24 में भी, कि भई ये जो कौन-सा वाला डिटेक्ट करता है? स्टैटिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अब आपने स्टैटिक कह दिया तो सस्टेन चाहिए, और सस्टेन चाहिए तो वो स्लोली अटरिंग 2 ही थे। और ये भी ध्यान रखें कि चाहे कोई भी, अभी हमने बात करी है, चाहे टच की बात करी, प्रेशर की बात करी, वाइब्रेशन की बात करी, या हमने प्रोप्रियोसेप्शन, जो भी, ये चारों के चारों रिसेप्टर्स चारों चीज़ें करते हैं। इनमें बस ये है कि एक ज़्यादा तेज़ है। तो ऐसा नहीं कि प्रेशर को एक ही डिटेक्ट कर रहा है, वो चारों ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि टच को एक ही डिटेक्ट कर रहा है, चारों ही कर सकते हैं, पर एक थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब आप बताएं कि क्या आंसर है? आंसर देखिए यहाँ पर मर्कल ही है। हमने कहा था कि स्टैटिक है, मतलब सस्टेन चाहिए, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, तो मर्कल है। तो माइजनर क्या था? माइजनर तो डायनामिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। डायनामिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन अगर आप कह रहे हो, तब फिर वो मूविंग हो गया, तो इसलिए जो है उस वक्त माइजनर हो जाएगा। पेसिनियन का क्या था? पीपी। वो तो प्रेशर को डिटेक्ट करता है, प्रेशर के साथ साथ वो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को भी करता है, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को तो करता है माइजनर। अच्छा, तो रफीनी रफीनी जो है, जैसे प्रोप्रियोसेप्शन बता रहा था, पर प्रोप्रियोसेप्शन कैसे बता रहा था? क्योंकि सस्टेन्ड जॉइंट कैप्सूल स्ट्रेच, तो जो जॉइंट कैप्सूल स्ट्रेच में था सस्टेन, तो उसने रफीनी ने डिटेक्ट कर लिया। उसके अलावा ये स्ट्रेच बताता है स्किन का भी, तो डर्मल स्ट्रेच भी आप कह सकते हैं, उसको भी बताता है। तो क्वेश्चन तो है कि स्टैटिक है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, तो आंसर रहेगा मर्कल टैक्टाइल डिस्क या मर्कल रिसेप्टर। अब आईएनआई नवंबर 24 का क्वेश्चन था ये। अब यहाँ देखें कि मैं 2026 में पूछ लिया गया है कि ये कौन है, ये कौन है, ये तो हमें पता चल गया एकदम से, क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए हैं माइजनर, पेसिनियन, रफीनी। पहले ऑप्शन को देखो, कब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पहले पढ़ो, फिर उसका डायग्राम देखो। तो इमीडिएटली आपने कहा भी ये तो पेसिनियन है, और पेसिनियन जो है डीप डर्मिस में होता है, और डीप डर्मिस में ये क्या है कि डीप प्रेशर को ये डिटेक्ट करता है, साथ ही साथ में हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को भी करता है, जैसे कि आपका ट्यूनिंग फॉर्क वाली वाइब्रेशन 256 हर्ट्ज हो गया जैसे, तो इतनी ये जो है उसको डिटेक्ट करता है। अब एक क्वेश्चन आया था नीट पीजी 24, और उसमें मैचिंग वाले कहानी थी। तो मैचिंग वाले में आप ये देखें कि वाइब्रेशन की बात हो रही है, तो 2 आंसर हो सकते हैं, जैसे चाहे वो पेसिनियन हो चाहे माइजर, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। अब सस्टेन प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो सस्टेन प्रेशर तो भाई स्लोली अडप्टिंग होगा, तो लेकिन स्लोली अडप्टिंग तो दोनों हैं, मर्कल भी है और जो अपना रफीनी भी है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। स्ट्रेचिंग की अगर बात कर रहे हैं, तो भाई एक ही को पकड़ो। तो यहाँ पर हमने एक पकड़ लिया, हमने कहा भाई ये आप बात कर रहे हो स्ट्रेचिंग की, तो स्ट्रेचिंग में हम एक ही पकड़ सकते हैं, चाहे डर्मल स्ट्रेच हो, जॉइंट कैप्सूल का स्ट्रेच हो, और वो रफीनी है, तो यहाँ पर हमने इसको तो मैच कर दिया। अब फाइन टच फिर से वही कहानी हो गई कि फाइन टच है, तो चाहे वो स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, स्टैटिक होगा तो मर्कल होगा, और अगर डायनेमिक होगा तो माइजनर होगा। तो इस तरह से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन चलिए शुरू करते हैं मर्कल से। अब मर्कल जो है, हमने कहा कि ब्रेल में हेल्प करता है, या सस्टेन्ड प्रेशर, तो सस्टेन्ड प्रेशर जैसे आपने कहा, यहाँ पकड़ लो आप इसको, ये आपने मैच कर दिया। जैसे पेंसिल हमने पकड़ी थी, सस्टेन्ड प्रेशर था, टच था, उसको पकड़ लिया उसने, मर्कल है। अब आपने कहा कि ग्रीन कलर कर देते हैं कि मर्कल जो है वो सस्टेन्ड प्रेशर से, पेंसिल हमने पकड़ी लंबे समय से, तो पसीन कार्पस्कल का क्या करेंगे? देखिए, पसीन कार्पस्कल जो है वो पीपी है, प्रेशर है, डीप प्रेशर, लेकिन वो सस्टेन नहीं, वो रैपिडली अडैप्टिंग है, सस्टेन नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, तो फिर क्या करें? इसको हम वाइब्रेशन में ले जाएं या फाइन टच? फाइन टच तो ये इतना बढ़िया है ही नहीं, ये वाइब्रेशन के साथ जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमने ब्लू कलर ले लिया है पसीनियन का, और पसीनियन को हमने कर दिया वाइब्रेशन से, यहाँ पे हमने जोड़ दिया इसको। यहाँ पे तो हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, तो बचा कौन? माइजनर। और माइजनर हमने देखा है कि फाइन टच मतलब डायनामिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में हेल्प करता है, तो फाइन टच ये हो गया। इस तरह से हमारा आंसर हो गया एक के साथ सी। जैसे रफीनी को हमने कहा कि भाई तुम तो स्ट्रेचिंग में चले जाओ, चाहे डर्मल स्ट्रेच हो चाहे जॉइंट कैप्सूल स्ट्रेच हो,
और 2 का बी हो गया, मर्कल सेल को हमने कहा कि भाई तुम सस्टेन प्रेशर के साथ ही रहो, जैसे पेंसिल हमने पकड़ी थी लंबे समय, और स्लोली अडेप्टिंग है। और 3 को हमने कहा ए के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पेसियन कार्पस्कल है, तो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन से वो डिटेक्ट करता ही है। और चौथे को हमने डी के साथ रखा है, क्योंकि माइजनर कार्पस्कल जो फाइन टच, देखो फाइन टच जो है, अगर आप बात कर रहे थे मर्कल की, तो मर्कल को हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो इसलिए फाइन टच जो है यहाँ पे डायनामिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, और डायनामिक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन माइजनर करता है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा चॉइस नंबर ए।